दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। एक दशक से भी ज्यादा समय पहले हैरी पॉटर नामक एक जादुई कृति ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। लगभग हर युवा के मन में एक जादुई सपना होता था। उनके सपनों में हॉगवर्ट्स नाम का एक स्कूल भी शामिल था, जहां वे तरह तरह के जादू सीख सकते थे, अमरता की औषधियां बना सकते थे और यहां तक कि आकाश में झाड़ू पर आजादी से उड़ भी सकते थे। जब शिवम छोटा था तो उसके भी ऐसे ही सपने थे। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा और परिपक्व होता गया, ये सपने हकीकत के साथ फीके पड़ गए। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे सपने एक दिन सच हो जाएंगे। उसकी सुपर गॉड अकादमी हॉगवर्ट्स से 100 गुना बड़ी थी। आप जो कुछ भी सीखना चाहते थे वह सब यहाँ था। ऐसा स्कूल स्वाभाविक रूप से शहर में स्थापित नहीं किया जा सकता था। अगर खोजा भी जाता तो निश्चित रूप से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती। हैरानी की बात यह है कि हालांकि स्कूल असाधारण रूप से बड़ा था, स्पेस फोल्डिंग तकनीक के साथ इसे पूरी तरह से छिपाया जा सकता था, जिससे पृथ्वी और स्कूल के स्थान को जोड़ने वाला सिर्फ एक प्रवेश द्वार ही बचता। शिवम को बस एक उपयुक्त जगह ढूंढनी थी। शिवम का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ था। हालांकि फिल्म सिटी जितनी बड़ी जगह ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन निजी तौर पर अनुबंधित एक छोटी पर्वत चोटी ढूंढना आसान काम था। सेंट्रल शहर के पश्चिम में पहाड़ी इलाके में शिवम के पास लगभग 500 मीटर ऊंची एक निजी तौर पर अनुबंधित छोटी पर्वत चोटी थी। इस पर्वत का अपने खूबसूरत दृश्यों के अलावा कोई खास उपयोग नहीं था। कहा जाता है कि अमिताभ ने इसे बचपन में खरीदा था, खासकर काओ लैन के साथ पतंग उड़ाने के लिए। ये चलेगा। जब से फोन परिवार ने इस पर्वत को अनुबंधित किया था, तब से यहाँ लगभग कोई मानवीय गतिविधि नहीं हुई थी। स्कूल की छिपने की क्षमता को देखते हुए पकड़े जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने एक इमारत का छोटा सा मॉडल निकाला और मन ही मन स्कूल के प्रवेश द्वार की कल्पना की। कुछ ही क्षणों बाद उस छोटे मॉडल से एक हल्की रोशनी निकली जो आगे के शून्य में जा रही थी। पहाड़ी की चोटी पर बने चौक के ठीक बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ दिखाई दिया, जो किसी व्यक्ति से भी ऊंचा था। उस स्तंभ पर सुपर गॉड अकादमी शब्द मजबूत और प्रभावशाली सुलेख में लिखे हुए थे। स्तंभ का किनारा ऐसे चमक रहा था जैसे किसी जगमगाती झील की सतह सीधी खड़ी हो, मानो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को अलग कर रही हो। शिवम के हाथ में एक सुनहरा बिल्ला दिखाई दिया, जिस पर फोन परिवार का कुलदेवता अंकित था। यह प्रवेश द्वार आम लोगों के लिए अदृश्य था। केवल इस बिल्ला वाले ही इस द्वार के अस्तित्व को भांप सकते थे, जिसे शिवम ने विद्यालय का प्रतीक चिन्ह घोषित किया था। ठीक है, मेजबान विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। तय किया हुआ स्थान किसी दूसरे स्थान पर बना दिया गया है और आप कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। शिवम थोड़ा उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ था। यह एक बिल्कुल नई दुनिया का द्वार खोलने जैसा था। वह आगे बढ़ा और तुरंत पहाड़ की चोटी से गायब हो गया। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने उसके लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल कर दिया, लेकिन एक बार जब वह समायोजित हो गया तो वह दंग रह गया। ये स्थान भविष्य के एहसास से भरी एक नई दुनिया जैसा था। आकाश में एक विशाल रत्न लटका हुआ था जो अनंत प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, मानो उसने इस पूरी दुनिया को रोशन कर दिया हो। मेजबान, ये रत्न एक कृत्रिम तारा है जिसे तीसरे स्तर की सभ्यता ने बनाया है। जटिल प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ये पर्याप्त ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है और पूरे विद्यालय को निरंतर ऊर्जा भी प्रदान कर सकता है। शिवम उस जगह का मूल्यांकन करता रहा। विद्यालय में ऊंची चांदी जैसी सफेद इमारतें थीं जो तकनीकी एहसास से भरी थीं, साथ ही प्राचीन पारंपरिक लकड़ी के घर भी थे। विदेशी फूलों और जड़ी बूटियों से भरी नर्सरी थी, साथ ही छोटे पुलों और बहते पानी के मनोरम दृश्य भी थे। हे भगवान! शिवम का मुंह खुला का खुला रह गया, लगभग एक अंडा रखने जितना। इतना कुछ अनुभव करने के बाद उसे लगा कि उसकी मानसिक शक्ति काफी मजबूत हो गई है, लेकिन दृश्य अभी भी बहुत प्रभावशाली था। मेजबान, अब आप इस बुद्धिमान विद्यालय में सर्वोच्च अधिकारी हैं। आप किसी को भी विद्यालय में प्रवेश करने और किसी भी संसाधन का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार दे सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर सकता हूँ? बिल्कुल। वूफ वूफ। शिवम के कंधे पर बैठा कुत्ता अचानक भौंका। प्राचार्य, ये बूढ़ा भिक्षु आपको इस तरह अभिवादन कर रहा है। लगभग उसी समय उसके पीछे से एक बूढ़ी मगर मजबूत आवाज आई।
शिवम ने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति धूसर भिक्षु की पोशाक पहने, झाड़ू पकड़े, सफेद बालों और दाढ़ी के साथ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम कब प्रकट हुए? शिवम चौंक गया। उसकी वर्तमान धारणा क्षमताओं के साथ, अगर कोई उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ न हो तो वह उसे बिना किसी प्रयास के आसानी से मार सकता था। ये ज्ञात था कि शिवम द्वारा दिए गए विद्यालय के प्रतीक चिन्ह के बिना गुई इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर इस बुजुर्ग व्यक्ति के मन में उसके प्रति कोई बुरी नीयत होती तो वह पहले ही मर चुका होता। मेजबान, घबराए नहीं, यह विद्यालय का बुद्धिमान रोबोट है। यह आपके पिता के डिजाइन के अनुसार ही इस रूप में है। आप भारत लोगों की शर्तों के अनुसार ये चरित्र स्वीपिंग मॉन्क होना चाहिए। वाह, मुझे डर लग गया। शिवम ने कुत्ते के कंधे पर थपथपाया, उसकी सतर्कता देखकर हैरान रह गया, जिसने उसे आत्माभक्षी जानवर के रूप में ख्याति दिलाई थी। गुरुजी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? प्राचार्य जी, मैं स्कूल का द्वारपाल हूँ, स्वीपिंग मॉन्क ने विनम्रता से कहा। होस्ट, ये रोबोट मॉडल बहुत उन्नत है, सिस्टम ने कहा। जब सारी ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है तो ये लगभग प्रारंभिक स्तर की दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली? शिवम ने कहा। जून शिन्यान के अधीनस्थों में भी दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता नहीं थे। पृथ्वी पर केवल फैंग परिवार की प्रत्येक पीढ़ी और उनके जीवन साथी ही इस स्तर तक पहुंच पाए होंगे, है ना? हालांकि स्कूल के प्रतिबंधों के कारण ये रोबोट स्कूल नहीं छोड़ सकते। तो यह अफसोस की बात है, शिवम ने खेदपूर्वक कहा। लेकिन चूंकि पृथ्वी पर कोई भी चीज गुई की सुरक्षा को भेद कर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए ये चिंता का विषय नहीं था। मास्टर, स्कूल में बाकी शिक्षक कहाँ हैं? शिवम ने पूछा। ओह, वे सभी आ गए हैं। स्वीपिंग मॉन्क ने स्कूल के अंदर की ओर इशारा किया। तलवारबाजी कक्षा के शिक्षक ली जियाओ रिपोर्ट कर रहे हैं। आसमान में एक लंबी तलवार पर सवार एक आकृति हवा के साथ पास आए। एक उत्साही युवक हल्के से शिवम के सामने कूदा और उड़ती हुई तलवार ने उसकी पीठ पर म्यान में घुसते ही एक झन जैसी आवाज की। पाक कला कक्षा के शिक्षक चीनी छोटे रसोई की रिपोर्ट। चारों ओर फैली खुशबू के साथ सफेद कमीज और लाल बनियान पहने एक लड़का प्रकट हुआ। धप, 20 मीटर ऊंचा एक विशाल रोबोट स्कूल के सामने वाले प्लाजा पर उतरा। सफेद बॉडीसूट पहने एक युवक कॉकपिट से उतरा। उन्नत यांत्रिकी कक्षा के शिक्षक अमुरो की रिपोर्ट। उन्नत सैन्य कक्षा के शिक्षक झूगे लियांग की रिपोर्ट। उन्नत सैन्य कक्षा के शिक्षक वांग लांग की रिपोर्ट। झूगे दरास्टिक, तुम भी इस स्कूल में क्यों हो? चुप, बेशर्म बूढ़े चोर, यहाँ इतनी बेतहाशा भौंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हो सकता है कि यह फैंग हुआई की ही करतूत हो, लेकिन दुश्मन तो एक नज़र में ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आते ही दोनों सैन्य कक्षा के शिक्षक आपस में भिड़ गए। एक सभ्यता के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद कितने शैक्षणिक विषय उभरेंगे? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता था। वैसे भी शिवम केवल इतना जानता था कि यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो शिक्षकों की एक टीम आपको उस विषय में प्रारंभिक से लेकर उन्नत पाठ्यक्रमों तक मार्गदर्शन करेगी। सामग्री वगैरह के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्कूल आपके लिए उनका पूरी तरह से अनुकरण कर सकता था, बस आप स्कूल द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को बाहर नहीं ले जा सकते थे। हालांकि एक बात थी, इस स्कूल में ब्रह्मांडीय स्रोत ऊर्जा पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में थी और यहाँ कई विदेशी फूल और जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं जो शिवम की संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक की साधना के लिए लाभदायक थीं। अगर छात्र यहाँ अध्ययन करने आते तो उनकी साधना की गति निश्चित रूप से बाहरी दुनिया से कहीं अधिक होती। शिवम यहाँ सब कुछ सीखना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर वह अपना पूरा जीवन भी लगा दे तो भी वह इतना सारा ज्ञान पूरी तरह से नहीं सीख पाएगा। अगली बड़ी समस्या ये थी कि वह छात्रों को प्रवेश कैसे दे। हालांकि उसके पास बहुत सारे प्रशंसक थे, फिर भी वह सीधे वीवो पर भर्ती तो नहीं कर सकता था, है ना? अगर वह ऐसा करता तो इसके दो ही नतीजे होते। एक, उसे नेटिजन्स पागल कहकर डांटते। दूसरा, अकादमी का अस्तित्व उजागर हो जाता और उसके साथ अजीबोगरीब व्यवहार किया जाता। नतीजा चाहे जो भी हो, शिवम इसका सामना नहीं करना चाहता था। हालांकि उसे दुनिया का दुश्मन बनने से डर नहीं था, फिर भी उसने अभी तक पर्याप्त नहीं खेला था और माध्यमिक अनुमतियां अनलॉक करने का उसका काम अभी पूरा होना बाकी था। अच्छा, एक एक कदम उठाओ। आखिरकार अभी 3 साल बाकी हैं, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। शुरुआत में हमेशा सबसे मुश्किल होता है और शिवम जानता था कि सबसे मुश्किल काम पहले छात्र की भर्ती करना था। लेकिन इसी तरह वह किसी को भी यूं ही भर्ती नहीं कर सकता था। कम से कम उनका चरित्र अच्छा होना जरूरी था, क्योंकि उसे अपने अनुयायी बनाने थे।
अगर कोई सुपर गॉड अकादमी में पहले से तकनीकी ज्ञान का अध्ययन कर ले और बाहर जाकर उत्पात मचा दे तो क्या इससे बहुत बड़ा हंगामा नहीं मच जाएगा? चूंकि नया सदस्य एर गौजी शिवम के घर में आया था, इसलिए इंटर्नशिप पर जाने से पहले उसे हर दिन एक नया काम मिलता था, कुत्ते को टहलाना। यद्यपि एर गौजी में उत्तम आत्मा भक्षी जानवर का खून था, फिर भी उसका व्यवहार लगभग एक साधारण कुत्ते जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि वह इंसानी भाषा समझता था। एर गौजी तेजी से बड़ा हुआ। सिर्फ एक हफ्ते में वह लगभग एक सामान्य छोटे कुत्ते के आकार का हो गया। उसकी भूख दिन ब दिन बढ़ती गई और शिवम उसे रोजाना उत्तम कुत्ते का खाना खिलाता था। अगर किसी जानकार को पता चल जाए कि शिवम एक आत्मा भक्षी जानवर को कुत्ते की तरह पाल रहा है तो वह पागल हो सकता है ना? लेकिन शिवम के दिल में, चाहे वह कुछ भी हो, जब तक वह घर को बर्बाद नहीं करता या परेशानी नहीं पैदा करता, सब ठीक था। सेंट्रल गार्डन में एक बड़ा पार्क था जहां शिवम रहता था। आखिरकार पूरे समुदाय में सिर्फ वही और उसके कर्मचारी ही नहीं रहते थे, कई लोग इसी पार्क में व्यायाम करते, टहलते या अपने कुत्तों को घुमाते थे। हालांकि एर गौजी काफी शरारती था। जब भी शिवम उसे टहलने के लिए बाहर ले जाता, वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता, कभी दूसरे कुत्तों के साथ खेलता तो कभी दूसरों की छोटी मादा कुत्तों को परेशान करता। क्या जन्म से ही उसके पास ये क्षमता हो सकती है? लेकिन आखिरकार वे अलग अलग प्रजातियां थीं और प्रजनन अलगाव के कारण छोटी मादा कुत्तियां कुछ विचित्र जीवों को जन्म नहीं दे सकती, है ना? नन्हा फैंग फिर से टहलने निकला। एक बुजुर्ग ने शिवम का गर्मजोशी से स्वागत किया। हाँ दादाजी बाई, आप हमेशा की तरह जल्दी आ गए, शिवम ने जवाब दिया। इस दादाजी बाई का नाम बाई रुहाई था और वह भी सेंट्रल गार्डन की निवासी थी। पहले शिवम समुदाय के अन्य संपत्ति मालिकों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन हाल ही में यहाँ अक्सर कुत्तों को टहलाने के कारण उसकी मुलाकात स्वाभाविक रूप से कई लोगों से हुई, जिनमें बाई रुहाई भी शामिल थी, जो लगभग हर सुबह यहाँ मुक्केबाजी का अभ्यास करती थीं। क्या तुम्हारा कुत्ता फिर से बेकाबू हो गया? बाई रुहाई ने पूछा। हाँ, शिवम ने जोर से हंसते हुए कहा, यह एर गौजी घर में इतना बंद रहता है कि जब भी बाहर आता है तो मानो पागल हो जाता है और मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन एर गौजी की एक बात अच्छी थी, चाहे वह कितना भी बेकाबू हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वापस उसके पास आ जाता था। दादाजी बाई की मुक्केबाजी शैली में कुछ नियमितताएं नजर आती हैं। शिवम ने पवेलियन के किनारे बैठकर बाई रुहाई को मुक्केबाजी करते देखा, उसके शक्तिशाली मुक्कों और बेहद स्थिर मुद्रा को देखकर, जो एक आम 80 साल के आदमी से बिल्कुल अलग थी। इसमें अजीब क्या है? इस बूढ़े आदमी की जैविक धारा तुम्हारी से कमजोर नहीं है। मुक्केबाजी की तो बात ही छोड़ो, वह बिना हाफे 10 मंजिल तक दौड़ सकता है, सिस्टम ने कहा। जैविक धारा? क्या दादाजी बाई हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं? शिवम की अवधारणा में केवल छिपे हुए तत्वों और महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं के बीच अंतर था, और जैविक धारा संभावित मार्गदर्शक तकनीक द्वारा जागृत होती थी। ऐसा नहीं है, सिस्टम ने कहा, तुम्हारा भारत भी एक सभ्यता है जो उनका एक लंबा इतिहास रहा है, और उनके लिए जैविक धारा को सक्रिय करने के कुछ प्रारंभिक तरीकों की खोज करना कोई अजीब बात नहीं है। आप हुआक्सियनों के अनुसार इस पद्धति को प्राचीन मार्शल आर्ट प्रणाली कहा जाता है, और इस बूढ़े व्यक्ति को बल परिवर्तन का उस्ताद माना जाना चाहिए। क्या सचमुच ऐसी कोई चीज है? फैंग जुएयू को लगता था कि प्राचीन मार्शल आर्ट सब मनगढ़ंत है। टीवी शो कई बार इसका खंडन कर चुके थे, और वे स्वयंभू प्राचीन मार्शल आर्ट उस्ताद पेशेवर मार्शल आर्ट सेनानियों का सामना करते हुए एक राउंड से भी कम समय में ही परास्त हो जाते थे। बेशक आपके भारत में प्राचीन मार्शल आर्ट वर्तमान में मुख्य रूप से जन्मजात और अर्जित में विभाजित है। अर्जित मार्शल आर्टिस्ट ब्राइट फोर्स, डार्क फोर्स, फोर्स ट्रांसफॉर्म और डेन फोर्स में विभाजित हैं, जिनकी ताकत सामान्य महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के समान है। जहां तक एक जन्मजात मार्शल कलाकार की बात है, उनकी युद्ध शक्ति एक कनिष्ठ छिपे हुए तत्व के बराबर होती है। जन्मजात से ऊपर क्या है? स्वर्गीय मानव क्षेत्र और दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र भी हैं, जो क्रमशः मध्यवर्ती छिपे हुए तत्वों और शीर्ष छिपे हुए तत्वों के बराबर हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है, आपके भारत में स्वर्गीय मानव क्षेत्र में केवल कुछ ही प्राचीन आकृतियां हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी कभी दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। यह अजीब है, अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो मैंने उनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन प्राचीन मार्शल परिवारों के पास धर्मनिरपेक्ष समझ से कहीं अधिक शक्ति है। महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं की तरह उन्हें खुले तौर पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्र उन्हें विशेष विभागों के माध्यम से भी प्रबंधित करता है।
उनमें से अधिकांश एकांत में रहते हैं, लेकिन उनके संबंध दुनिया भर में फैले हुए हैं। आखिरकार सबको खाना चाहिए। भारत के कई बड़े निगम इन परिवारों के सदस्यों द्वारा नियंत्रित हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया पर उनका प्रभाव अभी भी महत्वपूर्ण है। मैं समझ गया। शिवम को एहसास हुआ कि उसे इस समाज की कुछ सही समझ है। तो क्या तुम कह रहे हो कि दादाजी बाई भी एक प्राचीन मार्शल परिवार से हैं? शायद, सिस्टम ने कहा, लेकिन तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वे जो साधना करते हैं वह बहुत बुनियादी है। मेरी संभावित मार्गदर्शक तकनीक की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। अगर वे मरते दम तक अभ्यास भी करें तो भी कुछ ही लोग छिपे हुए तत्व बन सकते हैं। ये सच है। शिवम ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसे केवल ज्ञान प्राप्ति के रूप में लिया। आखिरकार पृथ्वी पर सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते उसने अपने घर के पिछवाड़े को भी पूरी तरह से नहीं समझा था। वह भविष्य में ब्रह्मांड के लिए पृथ्वी छोड़ने की बात कैसे कर सकता था? अजीब बात है, आधा घंटा हो चुका है। एरगोजी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शिवम ने समय देखा। आमतौर पर आधे घंटे से ज्यादा नहीं, वह खाने के लिए दौड़ता हुआ वापस आ जाता था। वुफ वुफ। शिवम जैसे ही उलझन में था, पास ही से चीखने और भौंकने की आवाजें आने लगीं। यह एरगोजी की आवाज है। शिवम स्वाभाविक रूप से अपने कुत्ते की आवाज सबसे अच्छी तरह पहचानता था। क्या इसने किसी को काटा होगा? दादाजी बाय, लगता है मेरा कुत्ता मुसीबत में पड़ गया है, मैं जाकर देखता हूँ। शिवम मंडप की सीट से नीचे कूद पड़ा और शोर की दिशा में हल्के से दौड़ा। बाय रुहाई की आंखों में हल्का सा आश्चर्य था। दशकों से प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के रूप में उसने शिवम की असाधारण चाल को तुरंत पहचान लिया। ये युवक साधारण नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समुदाय में इतनी छुपी हुई प्रतिभाएं होंगी। हा। सेंट्रल बियुवान में संपत्ति की कीमतें बहुत ज्यादा थीं। इस समुदाय में रहने वाले लोग या तो अमीर थे या कुलीन, और कई अमीर मालिकों ने अपने माता पिता और बच्चों को बसाने के लिए यहाँ संपत्तियां खरीदी। एक बार लोगों के पास पैसा आ जाए तो उन्हें जीविका के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं रहती। उनका एकमात्र लक्ष्य लंबी उम्र पाना होता है, इसलिए वे बुजुर्ग लोग अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते थे। हर सुबह ताई ची का अभ्यास करते थे और आराम से टहलते थे, जो लगभग उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। बेशक वे कभी कभी अपने पोते पोतियों को भी साथ लाते थे। पार्क के दूसरी तरफ लेकफ्रंट स्क्वायर के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। भीड़ में एक बुजुर्ग महिला थी और उसके बगल में लगभग 5-6 साल की एक छोटी बच्ची थी, जिसके बाल चोटीदार थे। वह बच्ची बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी पतलून की टांग फटी हुई थी, जिस पर काटने का निशान साफ दिखाई दे रहा था, और घाव से लगातार खून बह रहा था। हे भगवान! शिवम ने एरगोजी को कई बार समझाया था कि घर में कभी चीजें न फाड़े और न ही लोगों को काटे, वरना उसे फिर कभी स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। उसने साफ तौर पर आज्ञाकारी होकर मान लिया था, तो फिर वह यहाँ लोगों को क्यों काट रहा था? माफ कीजिए, रास्ता दीजिए। शिवम जल्दी से भीड़ में घुस गया। अगर एरगोजी ने सचमुच किसी को काटा था तो उसका मालिक होने के नाते वह जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। उसे घायल बच्ची की जिम्मेदारी लेनी ही थी। लेकिन जब वह दौड़कर आगे बढ़ा तो उसने पाया कि हालात उसके सोचे हुए नहीं थे। कुछ ही दूरी पर लगभग 1 मीटर लंबा कोकेशियान शेपर्ड डॉग एरगोजी से भिड़ गया था। कोकेशियान शेपर्ड डॉग के मुंह पर खून और कपड़े की पट्टियां थीं। कपड़े के रंग से साफ पता चल रहा था कि वे छोटी बच्ची की पतलून की टांग से फाड़े गए थे। कोकेशियान शेपर्ड डॉग के बगल में एक भड़कीले कपड़े पहने भारी मेकअप वाली युवती खड़ी थी और रोती हुई बच्ची को घृणा से देख रही थी। वह शायद उस कोकेशियान शेपर्ड डॉग की मालकिन थी। वुफ वुफ वुफ। कोकेशियान शेपर्ड डॉग एरगोजी को चेतावनी देते हुए गुर्राता रहा, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आकार में इतने बड़े अंतर के बावजूद सहज ज्ञान ने कोकेशियान शेपर्ड डॉग को एरगोजी के प्रति बहुत सावधानी बरतने पर मजबूर कर दिया। सर, क्या हुआ? शिवम को इस बात की चिंता नहीं थी कि एरगोजी को कोकेशियान शेपर्ड डॉग काट लेगा। बी लेवल सुपरपावर के उपयोगकर्ता के बराबर होने के कारण वह एरगोजी को पकड़ भी नहीं सकता था, कुत्ते की तो बात ही छोड़िए। अगर वे सचमुच लड़े तो कौन जाने किसका हश्र बुरा होगा। एक नजर डालते ही शिवम ने अचानक कोकेशियान शेपर्ड डॉग के पैर पर काटने का निशान देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उस बड़े कुत्ते को एरगोजी के हाथों जरूर तकलीफ हुई होगी। युवक, मैं अपनी पोती के साथ झील के किनारे टहल रही थी कि अचानक वह कुत्ता पागल हो गया और उसे दौड़ा दौड़ाकर काटने लगा। अगर वह छोटा काला कुत्ता न होता तो मेरी पोती का पैर काट दिया जाता, बुजुर्ग महिला ने दर्द से भरी आवाज में बच्ची को दिलासा देते हुए समझाया।
शिवम ने कोकेशियान शेपर्ड डॉग की तरफ देखा। यह दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर कुत्तों में से एक है। बेहद खूंखार होने के बावजूद ये अपने मालिकों के प्रति बहुत वफादार होते हैं और बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करते। तो इसने अचानक किसी को क्यों काट लिया? क्या वह कुत्ता पागल हो सकता है? शिवम ने अनुमान लगाया। शिवम ने बच्ची की चोट को देखा। कोकेशियान शेपर्ड डॉग एक वयस्क था जिसके काटने की ताकत इतनी भयानक थी कि बच्ची के पैर की हड्डी में हल्की फ्रैक्चर दिखाई दे रही थी। चोट काफी गंभीर थी। शिवम ने अपनी जैविक धारा उस छोटी बच्ची के शरीर में डाली, जिससे उसके घाव से खून बहना थोड़ा कम हो गया और घाव में मौजूद सभी वायरस खत्म हो गए। क्या ये काला कुत्ता तुम्हारा है? महिला ने नाक ऊपर करके पूछा। हाँ, मैं इस छोटे काले कुत्ते का मालिक हूँ, शिवम ने जवाब दिया। तुम्हारे कुत्ते ने मेरे कुत्ते को घायल कर दिया। मेरा कुत्ता शुद्ध नस्ल का कोकेशियान शेपर्ड डॉग है जिसकी कीमत हजारों में है। तुम इसके बारे में क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या? शिवम को शक हुआ कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। उस महिला के कुत्ते ने उस छोटी बच्ची को काट लिया, फिर भी उसने कोई अपराधबोध नहीं दिखाया और बेशर्मी से पहले दूसरों पर आरोप लगा रही थी। मिस, आपका कुत्ता बड़ी नस्ल का है। शहर के नियमों के अनुसार बड़े कुत्तों को पट्टे से बांधना जरूरी है। आपके कुत्ते ने उस छोटी बच्ची को काट लिया। आपको कम से कम स्पष्टीकरण तो देना चाहिए, है ना? उस बदमाश के माता पिता ने अपने बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं की। इसका मुझसे क्या लेना देना? उस भड़कीली औरत ने घमंड से कहा। मेरी बदकिस्मती है। तो कोई कीमत तो बताओ। मिस, आपके कुत्ते के किसी को काटने के बाद आप ऐसा रवैया कैसे अपना सकती हैं? बुजुर्ग औरत गुस्सा हो गई। आपको हमारे साथ अस्पताल चलना चाहिए। मुआवजा और जिम्मेदारी डॉक्टर तय करेंगे। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, औरत ने अधीरता से कहा। उसने सुबह दोस्तों के साथ ब्यूटी सेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था और अस्पताल जाने में काफी समय लग जाएगा। और उसे हाल ही में एक नई कार मिली है और अगर छोटी बच्ची के खून से वह गंदी हो गई तो उसे साफ करने में बहुत खर्च आएगा। अरे तुम भी! तुम्हारे कुत्ते ने मेरे कोकेशियान शेपर्ड कुत्ते को काट लिया। उसके मालिक होने के नाते तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना? जैसे ही उसने कहा, आसपास खड़े लोग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने बेशर्म लोग पहले भी देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। अगर वह छोटा काला कुत्ता समय पर न आता तो बच्ची अपना पूरा पैर खो सकती थी और बुजुर्ग महिला भी घायल हो सकती थी। फिर भी इस महिला ने जवाबदेही मांगने की हिम्मत दिखाए। जिम्मेदारी लो। अगर तुम्हारा कुत्ता मेरे कुत्ते को काट सकता है तो जाने दो। फैंग जुएयू ने मजाक किया। इतना बड़ा कुत्ता और यह मेरे इर्गोजी को भी नहीं काट सकता। इसे रखने का क्या मतलब है? स्टू बनाने के लिए। तुम्हें इसका पछतावा होगा, महिला ने तीखे स्वर में कहा। उसका कोकेशियान शेपर्ड डॉग विदेश से लाया गया एक शुद्ध नस्ल का कुत्ता था जिसका पिता एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित लड़ाकू कुत्ता था। उसके कुत्ते को भले ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित न किया गया हो, लेकिन उसकी आक्रामकता आम कुत्तों से बेजोड़ थी। शिवम के छोटे काले कुत्ते द्वारा उसके कोकेशियान शेपर्ड डॉग को लगी चोट उसकी नज़र में बस एक दुर्घटना थी। आखिरकार वह अचानक अप्रत्याशित रूप से बगल से उछल पड़ा था। सीधी टक्कर में उसका कोकेशियान शेपर्ड डॉग उसे एक ही बार में काट काट कर मार डालता। आराम करो। अगर तुम्हारा कुत्ता मेरे एर्गोजी को मार सकता है तो मैं एक भी शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे कुत्ते को चोट लगी तो मुझे दोष मत देना, शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। ड्यूक, काटो इसे। महिला नीचे झुकी और कोकेशियान शेपर्ड डॉग की पीठ पर हल्के से थपथपाया। उसका इरादा अपने कुत्ते को शिवम के कुत्ते को काट काट कर मार डालने देने का था। कितनी दुष्ट औरत है। शिवम का पहली बार उसके जैसे किसी व्यक्ति से सामना हुआ था। वह सोच रही थी कि किस तरह के माहौल में इतना बेतुका और निर्दयी इंसान पैदा हो सकता है। कुत्ते, मत जाओ। हैरानी की बात यह थी कि उस पल बच्ची का रोना बंद हो गया। हालांकि वह छोटी और भोली थी, फिर भी वह जानती थी कि इतने बड़े आकार के अंतर के साथ जिस छोटे काले कुत्ते ने उसे बचाया था, अगर वे लड़ेंगे तो उसे काट ही लिया जाएगा। कोई बात नहीं, शिवम ने बच्ची के सिर पर थपथपाया। अगर यह कोकेशियान शेपर्ड डॉग एर्गोजी का एक बाल भी नोच सके तो कमाल हो जाएगा। एर्गोजी, इसे अच्छी तरह पीट। रोकने की जरूरत नहीं है, शिवम ने कहा। वूफ! एर्गोजी भौंका, मानो शिवम के आदेश का पालन कर रहा हो। ड्यूक, तुम क्या कर रहे हो? कोकेशियान शेपर्ड डॉग ने गुस्से से एर्गोजी को घूरा, लेकिन कोई कदम उठाने से हिचकिचा रहा था। महिला तुरंत घबरा गई और अपनी नुकीली ऊंची एड़ी से उसके पिछले हिस्से पर लात मार दी। शिवम का शक सही था। यह कोकेशियान शेपर्ड डॉग वाकई उन्माद से पीड़ित था।
इसके पिता ने कुत्तों की लड़ाई में अपने लंबे करियर के दौरान अत्यधिक तनाव सहा था, जो बेहद क्रूर था और उसे वंशानुगत प्रवृत्ति वाला गंभीर उन्माद हो गया था। यह उन्माद बाहरी उत्तेजनाओं से आसानी से भड़क जाता था और एक बार भड़कने पर यह अपने मालिक के अलावा किसी भी चीज के प्रति आक्रामक हो जाता था। तेज दर्द ने कुत्ते की नसों को तुरंत उत्तेजित कर दिया। आवेग ने उसके डर पर काबू पा लिया और वह एरगोजी पर झपटा और दहाड़ उठा। बस उस छोटे काले कुत्ते का अंत हो गया। उत्सुकता से देख रही भीड़ खुद को पीछे हटने से नहीं रोक पाए, उन्हें डर था कि कहीं वह उन्मत्त कुत्ता उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। महिला के रूखे व्यवहार को देखते हुए ये छोटी बच्ची सबसे बेहतरीन उदाहरण थी। अगर उन्हें काटा भी जाता तो वे संतोषजनक मुआवजे की उम्मीद नहीं करते। कुछ लोगों ने तो अपना सिर भी घुमा लिया, क्योंकि वे उस छोटे काले कुत्ते को कोकेशियन शेपर्ड डॉग द्वारा मारते हुए नहीं देखना चाहते थे। हालांकि घटनाएं वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने कल्पना की थी। एरगोजी हल्के से उछला और कोकेशियन शेपर्ड डॉग के हमले से आसानी से बच निकला। वह अपनी पीठ के बल स्थिर होकर गिरा और कुत्ते की पीठ पर एक भयानक घाव कर दिया। एरगोजी के काटने की ताकत हैरान करने वाली थी। यहां तक कि शिवम की क्रिस्टल कॉफी टेबल भी काटने के निशानों से भरी थी। स्टील चबाना कुकीज चबाने जैसा था, साधारण मांस और खून की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो कोकेशियन शेपर्ड डॉग दर्द से चिल्लाया। दूसरे कुत्तों के साथ आमने सामने की टक्कर में उसे इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ था। सहज ही वो जमीन पर लौटने लगा, एरगोजी को अपनी पीठ से गिराने की कोशिश में। फिर भी एरगोजी अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था। गिरते ही एरगोजी अपनी पीठ से उछलकर हवा में एक खूबसूरत 360 डिग्री चक्कर लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा। ये दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए। उनके मन में कुत्तों की लड़ाई बस बेतहाशा काटने की होती थी। आकार में इतने अंतर के साथ कोकेशियन शेपर्ड डॉग को काले कुत्ते को आसानी से जमीन पर पटककर कुचल देना चाहिए था, लेकिन उसे ही दिखाया जा रहा था। कोकेशियन शेपर्ड डॉग और भी ज्यादा बेतहाशा हो गया, लेकिन एरगोजी ने शांति से हर काटने से बचते हुए कभी कभी ऐसे पलटवार किया जैसे वह उसके साथ खेल रहा हो। हे भगवान, क्या इस काले कुत्ते ने मार्शल आर्ट सीखी है? ये कुत्ता किस नस्ल का है? यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मैंने इतना अद्भुत कुत्ता कभी नहीं देखा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कोकेशियन शेपर्ड डॉग खुद ही थककर मर जाएगा। देखने वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, हालांकि ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे थे जो शिवम को पहचान नहीं पा रहे थे। आखिरकार कुछ मिनटों की उलझन के बाद कोकेशियन शेपर्ड डॉग की ताकत जवाब दे गई। उसके शरीर पर लगे जख्मों ने उसे बेहद कमजोर कर दिया था। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसमें लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। धप, हट्टा कट्टा कोकेशियन शेपर्ड डॉग छोटे एरगोजी के सामने गिर पड़ा। वूफ वूफ वूफ। एरगोजी विजयी भाव से कोकेशियन शेपर्ड डॉग के चारों ओर घूमता रहा, फिर अपने बाएं पिछले पैर को उसके सिर के पास विजेता की मुद्रा में बड़ी खूबसूरती से उठा लिया। वूश। पेशाब की एक गर्म धार सीधे कोकेशियन शेपर्ड डॉग के चेहरे पर छलक पड़ी। हा हा हा, शाबाश। शिवम ने एरगोजी की तारीफ की, फिर अपनी जेब से एक काली गोली निकाली और उसे दे मारी। एरगोजी ने हल्के से छलांग लगाए और गोली को सटीकता से पकड़ लिया, फिर संतुष्ट भाव दिखाया। शिवम ने जो फेंका वह कुत्ते का खाना नहीं, बल्कि एक औषधीय गोली थी जो उसने कुछ समय पहले खोजी थी। ये जानते हुए कि एरगोजी कुछ भी खा लेता है, उसने उसे एक ऐसी गोली खिलाने की कोशिश की जो खेती में मदद करती है। अप्रत्याशित रूप से एरगोजी पर इसका असर हुआ और उसे इसे खाने में मजा आने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी वृद्धि दर तेज हो गई हो। ड्यूक। महिला जल्दी से कोकेशियन शेपर्ड डॉग के पास गई। वह कमजोर सा पड़ा था, अपने मालिक को देख रहा था और कराह रहा था। तुम्हें ये याद रखना चाहिए। महिला ने नाराजगी से शिवम को घूरा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? शिवम ने नाराजगी जताई। महिला की इस जिद ने उसे बहुत पहले ही परेशान कर दिया था। मार्गदर्शक तकनीक सीखने के बाद शिवम की आध्यात्मिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि वह गुही के भ्रम पैदा करने के स्तर से बहुत दूर था, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को डराना मुश्किल नहीं था। उसकी आंखों में तीव्र भाव देखकर महिला का शरीर कांप उठा। उसने शिवम से एक ठंडी, जानलेवा भावना का अनुभव किया, मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गई हो। महिला से एक दुर्गंध आ रही थी। शिवम की उपस्थिति से वह खुद को गीला करने से डर रही थी। अरे, क्या मैं सचमुच इतना शक्तिशाली हूं? शिवम भी उसके मानसिक दबाव की प्रबलता से हैरान था। कुत्ते के मूत्र और उसके मूत्र की गंध के मिश्रण ने आसपास के लोगों को भौहें चढ़ा दी। महिला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, अपना सारा जुझारूपन और शिवम की ओर देखने का साहस खो दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि पड़ोस केवल उसके रुतबे और ताकत के इर्द गिर्द नहीं घूमता।
वहां और भी अमीर लोग थे और ऐसा व्यवहार किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। उस पल तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक अधेड़ उम्र की महिला दौड़कर आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। माँ, क्या जियाओ के ठीक है? वे शायद लड़की के माता पिता थे। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर आंसू थे, उन्हें लड़की की चोटों की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उसे जल्दी से अस्पताल ले चलो, जख्म हड्डी तक पहुंच गया है, शिवम ने कहा। लगता है उस कुत्ते को कुछ समस्या है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। माँ, ये कौन है? उस आदमी ने शिवम की ओर देखा। हाँ, ये युवक और उसका कुत्ता ही थे जिन्होंने जियाओके को बचाया था। अगर वह छोटा काला कुत्ता न होता तो जियाओके को और भी बुरी तरह काटा जाता। बुजुर्ग महिला जल्दी से बोली। युवक, शुक्रिया। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया। अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करो। शिवम ने कार्ड पर नजर डाली। लियू एनरेन, सेंट्रल शहर के पार्टी सचिव। वाह, सेंट्रल शहर का एक बड़ा आदमी। शिवम ज्यादा चिंतित नहीं था क्योंकि वह पहले ही 2 बार मुखिया से मिल चुका था। लियू एनरेन ने कोकेशियान शेपर्ड डॉग की तरफ देखा, फिर एर गौजी की तरफ जो अब शिवम के कंधे पर सो रहा था, और हैरान भाव से बोला, क्या सच में तुम्हारे छोटे काले कुत्ते ने उस कुत्ते के साथ ऐसा किया है? अरे हाँ, मेरे एर गौजी ने मार्शल आर्ट सीखी है। शिवम ने मजाक किया। अगर वह दावा करता कि एर गौजी एक आत्माभक्षी जानवर है तो लियू एनरेन शायद उसे पागल समझेगा। लियू एनरेन की हैरान नजर देखकर शिवम हंसा। चलो, मेरे कुत्ते की चिंता मत करो। जियाओके को अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है। तुम सही हो। लियू एनरेन ने सिर हिलाया। युवक, मुझे किसी दिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें जरूर खाना खिलाना चाहिए। वह जल्दी से बच्ची को ले गया और उस औरत पर एक नजर डालना भी नहीं भूला, यह इशारा करते हुए कि उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने के बाद यह मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं है। भाई, क्या तुम्हारा कुत्ता बिकाऊ है? मैं कोई भी कीमत चुका दूंगा। शिवम जाने ही वाला था कि अचानक एक युवक की आवाज ने उसे पुकारा। माफ करना, मेरा कुत्ता मुझे ही अपना मालिक मानता है। मैं बेच नहीं रहा, शिवम ने मना कर दिया। रुको, तुम डीन हो। उस युवक को, जिसने दूर से साफ नहीं देखा था, अब एहसास हुआ कि कुत्ते का मालिक शिवम था, जो उसी मोहल्ले में रहता था। हा, मैं हूँ डीन। ये कुत्ता किस नस्ल का है? आपको ये कहाँ से मिला? मुझे भी एक चाहिए। इससे पहले उसने कुत्ते को उस कोकेशियान शेपर्ड डॉग के साथ शुरू से अंत तक खेलते हुए देखा था। अच्छा, शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ये तो बस एक आम काला कुत्ता है, कुछ खास नहीं। शायद ये दूसरे कुत्तों से थोड़ा ज्यादा फुर्तीला है। उफ, डीन का कुत्ता भी कमाल का है। युवक को सचमुच शिवम की बकवास पर यकीन हो गया। इसी समय शिवम के कंधे पर बैठे कुत्ते ने आलस से आंखें खोली और अपना पंजा ऊपर उठाया, जिससे तिरस्कार भरा भाव दिखा। अगर वो अपनी उंगलियां अलग कर पाता तो शिवम को शक हो जाता कि वो बीच वाली उंगलियां उल्टने वाला है। हा, माफ करना, मेरा कुत्ता थोड़ा घमंडी है और उसे ये पसंद नहीं कि लोग पैसों की बातें करते रहें। शिवम हंसा। युवक ने तुरंत आंखें घुमाई। क्या वो हमेशा पैसों की बातें ही करता था? क्या उसके कुत्ते को उससे पहले ही नफरत नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, युवक ने निराश भाव दिखाया, शिवम से कुछ बातचीत की और खुद ही चला गया। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, शिवम ने खुशी और झुंझलाहट के मिले जुले भाव से सोचा। हालांकि वह महिला इसके लायक थी, अगर उसका कुत्ता कोई साधारण कुत्ता होता तो शायद उसे काट कर मार दिया जाता। शाबाश, जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें इनाम में एक सॉसेज दूंगा। सॉसेज का जिक्र होते ही कुत्ता तुरंत चौंक गया। बेवकूफ कुत्ते बस खाने के बारे में ही सोचता रहता है। ... शिवम अपने कदम पीछे खींचे और तब तक बाय रुहाई अपनी सुबह की कसरत पूरी कर चुकी थी। उसके बगल में लगभग 20 साल की एक छोटी लड़की थी, शायद उसकी पोती। जियाओ फैंग, क्या तुम्हें अपना कुत्ता मिल गया? हाँ, थोड़ी परेशानी हुई थी लेकिन अब सब ठीक हो गया है, शिवम ने जवाब दिया। अच्छा, चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरी पोती है, बाय रुहाई ने अपने बगल में बैठी लड़की की ओर इशारा किया। और ये पता है, डीन फैंग। भारत में किसने उसका नाम नहीं सुना होगा? बाय यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भारत में शिवम की ख्याति आसमान छू रही थी, यहाँ तक कि वान कान पर भी भारी पड़ने लगी थी। युवाओं में लगभग सभी उसे जानते थे, लेकिन बाय यू उसे ज्यादा महत्व नहीं देती थी। बाय यू के मन में शिवम लगभग एक बदतमीज अमीर लड़का था, जो कुछ भी अजीब न करने के बावजूद बेफिक्री से पैसा उड़ाता था।
ऐसा इंसान शायद ही उसकी कृपा जीत पाता। शिवम को जानने से पहले बाई रुहाई ने भी उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और शुरू में उसे लगा था कि वह एक तेजतर्रार युवक है। हालांकि परिचित होने के बाद उसने पाया कि शिवम विनम्र है और उसमें अमीर लोगों वाली आम गलतियां नहीं है, ऑनलाइन अफवाहों के विपरीत जो कहती थी कि वह बस पैसे उड़ाता है। बाई यू का स्वर सुनकर बाई रुहाई को कुछ अजीब लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी पोती को शिवम से नफरत है। दादाजी, आज भी मेरी इंटर्नशिप बाकी है, मैं अब चलती हूँ। चूंकि बाकी लोगों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए शिवम को स्वाभाविक रूप से देर करने और उसकी उदासीनता को सहन करने की जरूरत नहीं लगी। ठीक है, कल मिलते हैं। बाई रुहाई ने माफी मांगने वाली नजर से देखा। शिवम मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब उसे पसंद करेंगे। दादाजी, दादाजी। जैसे ही शिवम ने कुछ कदम उठाए, उसके पीछे से एक जरूरी आवाज आई। पीछे मुड़कर शिवम ने बाई रुहाई को दर्द से कराहते हुए देखा। जमीन पर सिकुड़ी हुई, कांप रही थी, मानो बर्फ की ठंडी परत से ढकी हो। क्या हो रहा है? शिवम दौड़कर ऊपर आए। मेरे दादाजी की पुरानी बीमारी फिर से उभर आए है। बाई यू ने जल्दी से अपना सामान ढूंढा, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि दवा ही भूल गई। शिवम ने बाई रुहाई की कलाई पकड़ ली और एक जैविक धारा उसके माध्यम से बाई रुहाई के शरीर में प्रवाहित हुई। क्या ये कोई महाशक्ति है? शिवम के हाव भाव बदल गए। दरअसल महाशक्ति जैविक धारा का ही एक रूप थी, जो केवल ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति से प्रभावित होती थी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विशेषताओं वाले परिवर्तन होते थे। समान स्तर की शक्तियां जैविक धाराओं से थोड़ी अधिक शक्तिशाली होती थीं, लेकिन एक बार ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति में परिवर्तित हो जाने पर उनकी शक्ति अथाह हो जाती थी। यही कारण था कि छिपे हुए तत्व महाशक्ति उपयोगकर्ताओं से अधिक शक्तिशाली होते थे। बाई रुहाई के शरीर के अंदर एक सुप्त ठंडी महाशक्ति थी, जो शायद उसकी जैविक धारा से दबी हुई थी, इसलिए वह फूट नहीं पाई। लेकिन एक बार जब ये कुछ समय के लिए जमा हो जाती, तो एक भयंकर विस्फोट होता, जो शरीर के लिए विनाशकारी होता। इस महाशक्ति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कम से कम एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत थी। लेकिन ऐसे गुरु पूरे भारत में दुर्लभ थे, और जबकि उनका प्राचीन मार्शल परिवार बड़े, उनके पास किसी जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट को भर्ती करने का कोई साधन नहीं था। तुम्हारे दादाजी के शरीर में ठंडी महाशक्ति क्यों है? शिवम ने पूछा। तुम सच में महाशक्तियों के बारे में जानते हो? बाई यू हमेशा से सोचती थी कि शिवम एक साधारण अमीर आदमी है। उनके परिवार के पास भी सांसारिक दुनिया में बेजोड़ धन था, इसलिए वह उसे ज्यादा महत्व नहीं देती थी, भले ही वह बाई परिवार से ज्यादा अमीर हो। आम लोग तो बस आम लोग ही होते हैं। लेकिन अब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि शिवम उतना सीधा साधा नहीं है जितना उसने सोचा था। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, शिवम ने मांग की। मेरे दादाजी ने 10 साल पहले उत्तरी अमेरिका के एक महाशक्ति प्रयोगकर्ता से लड़ाई की थी। उनका प्रतिद्वंदी बर्फ की महाशक्ति प्रयोगकर्ता था। मेरे दादाजी ने उसे घायल कर दिया था, लेकिन उसकी महाशक्ति मेरे दादाजी के शरीर में समा गई। वर्षों से वह अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक कीमियागर की दवा पर निर्भर रहे हैं। लेकिन मैं आज दवा भूल गई, सब मेरी ही गलती है। बाई यू ने खुद को दोषी ठहराते हुए कहा। शांत हो जाओ, चूंकि तुम्हें कारण पता है, तो मदद का कोई रास्ता जरूर होगा, है ना? एक रास्ता तो है, लेकिन मेरे दादाजी बल परिवर्तन स्तर पर हैं। वे अपनी साधना का इस्तेमाल जबरदस्ती चोट को दबाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्षेप को मुश्किल से नियंत्रित करने के लिए कम से कम एक बल परिवर्तन विशेषज्ञ की जरूरत होती है। बाई यू ने कहा, लेकिन अब हमें बल परिवर्तन विशेषज्ञ कहाँ मिलेगा? भारत में इनेट विशेषज्ञों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। बल परिवर्तन और दान परिवर्तन विशेषज्ञ पहले से ही ज्यादातर प्राचीन मार्शल परिवारों में सबसे शक्तिशाली थे। सिस्टम प्राचीन मार्शल स्तरों के हिसाब से मेरी जैविक धारा किस रैंक की होगी? ताकत के हिसाब से ये डार्क ट्रांसफॉर्म स्तर के बारे में है। लेकिन तुम्हारी जैविक धारा की शुद्धता ज्यादा है, इसकी तुलना बल परिवर्तन से मुश्किल से ही की जा सकती है। वाह! शिवम ने जल्दी से बाई रुहाई को उठा लिया। तुम क्या कर रही हो? बाई यू ने पूछा, उसका चेहरा सावधानी से भरा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? क्या तुमने नहीं कहा था कि उसकी हालत को कम करने के लिए एक फोर्स ट्रांसफॉर्म विशेषज्ञ की जरूरत है? मैं एक हूँ। क्या आप बल परिवर्तन में विशेषज्ञ हैं? ये कैसे संभव है? बाई यू ने अविश्वास के भाव से कहा। प्राचीन मार्शल आर्ट की साधना अत्यंत कठिन थी। स्पष्ट बल से अंधकार बल तक पहुंचने में, यहाँ तक कि उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति को भी लगभग 10 वर्ष लगते थे,
और अंधकार बल को पार करके बल परिवर्तन विशेषज्ञ बनने में लगभग 30 वर्ष लग सकते थे। तब तक कम से कम एक व्यक्ति 40 या 50 वर्ष का हो जाता था। बाई यू 5 वर्ष की आयु से ही प्राचीन मार्शल आर्ट सीख रही थी और वह अभी अंधकार बल के प्रारंभिक चरण तक ही पहुंची थी। उसकी प्रतिभा पहले से ही काफी प्रभावशाली मानी जाती थी, लेकिन बल परिवर्तन के स्तर तक पहुंचने में कम से कम 20 वर्ष और लगेंगे। शिवम तो बस 20 वर्ष का एक युवक था, तो वह पहले से ही बल परिवर्तन विशेषज्ञ कैसे हो सकता था? क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? शिवम की आभा अचानक हानिरहित से अत्यंत तीव्र में बदल गई। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में यह आभा कई गुना बढ़ गई, जिससे बायु को अपनी छाती में हल्का दबाव महसूस हुआ। तुम सचमुच एक बल रूपांतरित विशेषज्ञ हो। बायु के शुरुआती डार्क फोर्स स्तर के साथ केवल एक बल रूपांतरित विशेषज्ञ ही उस पर इतना दबाव डाल सकता था। शिवम के प्रति उसकी पिछली घृणा बिना किसी निशान के गायब हो गई, यहां तक कि उसकी जगह थोड़े सम्मान ने ले ली। ऐसे प्राचीन योद्धा परिवारों में शक्ति ही सर्वोपरि थी। शिवम की शक्ति ने निस्संदेह बायु को जीत लिया था। 20 के दशक के शुरुआती वर्षों में एक बल रूपांतरित विशेषज्ञ के बारे में सुना ही नहीं था। अब तक उसने किसी भी परिवार में इतने उत्कृष्ट युवा को जन्म देते नहीं सुना था। मुझे अपनी पिछली अशिष्टता के लिए माफ करना। क्या तुम मेरे दादाजी को बचा सकती हो? शिवम के प्रति अपने पिछले रवैये पर विचार करते हुए बायु को अचानक अनिश्चितता का एहसास हुआ। मैं उदार हूं और किसी युवा लड़की से कोई द्वेष नहीं रखूंगी, शिवम ने बनावटी परिपक्वता के भाव से कहा। मैं दादाजी बाई को बहुत समय से जानती हूं। अगर हम संयोग से भी मिलते तो भी मैं उन्हें कष्ट सहते हुए नहीं देखती। हालांकि सुपर गॉड अकादमी की स्थापना कुछ ही दिन पहले हुई थी, फिर भी शिवम ने पहले ही कई पाठ्यक्रम ले लिए थे। हालांकि ये सभी शुरुआती पाठ्यक्रम थे, फिर भी इस स्तर पर ये बेहद मददगार साबित हुए। जैविक धाराओं की प्रारंभिक महारत आधारभूत पाठ्यक्रमों में से एक था। प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में जैविक धाराओं को आंतरिक शक्ति भी कहा जाता था। सुपर गॉड अकादमी में इस कक्षा के शिक्षक झांग सानफेंग थे। फैंग हुआई ने प्रत्येक रोबोट शिक्षक की क्षमताओं को बहुत ही उचित रूप से निर्धारित किया था। हालांकि झांग सानफेंग ने संभावित मार्गदर्शक तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी उन्होंने आंतरिक शक्ति की साधना के माध्यम से अपनी शक्ति को स्वर्गीय क्षेत्र तक बढ़ाया था। यह एक मध्यम स्तरीय छिपे हुए तत्व के बराबर था, इसलिए झांग सानफेंग को जैविक धाराओं की पूरी समझ थी। केवल कुछ ही कक्षाओं में भाग लेने के बावजूद शियाओई की सहायता और अपने स्वयं के मजबूत समझ कौशल के साथ उनकी उपलब्धियां उन प्राचीन दिग्गजों के बराबर थीं जो दशकों से प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। शिवम ने अपनी जैविक धारा बाई रुहाई के शरीर में प्रवाहित कर दी। अचानक उस ठंडी महाशक्ति ने उस पर हमला कर दिया और बाई रुहाई की जैविक धारा बेहद अस्त व्यस्त हो गई। अरे, ये छोटी सी महाशक्ति मेरे शरीर पर आक्रमण करना चाहती है। शिवम ने अपनी जैविक धारा का प्रवाह बढ़ा दिया, धीरे धीरे दोनों शक्तियों को दबा दिया और उनके टकराव से क्षतिग्रस्त हुए मेरिडियन की भी मरम्मत कर दी। कुछ मिनट बाद बाई रुहाई के शरीर का तापमान आखिरकार बढ़ने लगा और उसके पहले से पीले पड़े चेहरे पर फिर से रंगत लौट आए। ये देखकर बाई यू आखिरकार मुस्कुराए। बाई रुहाई की चोटें अस्थायी रूप से दबी हुई लग रही थीं। ठीक है, तुम्हारे दादाजी अभी ठीक हैं। उन्हें पत्थर की बेंच पर आराम करने में मदद करो। शिवम ने गहरी सांस छोड़ी। वह महाशक्ति वाकई काफी शक्तिशाली थी, शायद किसी ए लेवल या उससे ऊपर के महाशक्ति उपयोगकर्ता के पास। धन्यवाद, आपकी मदद के बिना मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। बाई यू ने अपना आभार व्यक्त किया। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा इशारा है, शिवम ने हाथ हिलाया। लेकिन तुम्हारे दादाजी की हालत ठीक नहीं है। अगर यह महाशक्ति पूरी तरह से नहीं हटाई गई तो ऐसी ही घटनाएं फिर से घटेंगी जब तक कि कोई दुर्घटना न हो जाए। इस बार तो मैं यहाँ था, लेकिन अगली बार क्या होगा कौन जाने। शिवम कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। बाई रुहाई बहुत बूढ़ा था और उसकी मेरिडियंस कम उम्र के लोगों जितनी लचीली नहीं थी। अगली बार ऐसा करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है, बाई यू ने चिंता से कहा। उनके परिवार की हैसियत को देखते हुए उन्हें किसी जन्मजात गुरु से मदद मांगने का कोई अधिकार नहीं था और उन्होंने पहले ही एक कीमियागर को चोटों को दबाने वाली दवा तैयार करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? शिवम ने पूछा। कई उपाय हैं, बस यह इस पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा उपाय इस्तेमाल करना चाहती हो, सिस्टम ने जवाब दिया। लगभग आधे साल में तुम एक छिपे हुए तत्ववादी बन जाओगे और इस महाशक्ति को हटाना बहुत आसान होगा। तुम्हारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कुछ गोलियां भी उसकी चोटों को ठीक करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन इस चोट के इलाज के लिए उन गोलियों का उपयोग करना
ये बहुत बेकार है। सिस्टम ने एक पल सोचा, तुम सुपर गॉड अकादमी क्यों नहीं जाते और कीमिया सिखाने वाले शिक्षक याओ चेन से मार्गदर्शन मांगते। कुछ दिनों तक प्रशिक्षु के रूप में रहने के बाद तुम शायद उसकी चोटों को ठीक करने के लिए गोलियां बना पाओगे। ठीक है, बात तो सही है। एक बार मैं खुद कीमिया सीख लूंगा तो मुझे भविष्य में गोलियों के खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फैंग जुयू अचानक उत्साहित हो गया। कीमिया वाकई एक बेहतरीन विद्यार्थी और इस कोर्स के शिक्षक याओ चेन थे, जिन्हें मेडिसिन वेनरेबल के नाम से जाना जाता था, जो कीमिया जगत के एक बड़े नाम थे। कुछ ही देर में बाई रुहाए आ गई। दादाजी, बाई यू ने तुरंत उनका साथ दिया। मैं तो ठीक हूँ। बाई रुहाए ये देखकर हैरान रह गई कि उसके शरीर में आपस में टकरा रही दो ताकतें शांत हो गई थीं। दादाजी, फैंग जुयू ने ही आपको बचाया था। उन्होंने आपकी चोटों को स्थिर करने के लिए आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया, बाई यू ने कहा। बाई रुहाई की आंखों में एक चमक सी उभर आई। वह जानता था कि शिवम एक साधक है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी उल्लेखनीय, लगभग राक्षसी उपलब्धियां हासिल कर लेगा। छोटे फैंग, इस बार शुक्रिया। अगर तुम न होते तो शायद मेरी ये बुरी हड्डियां आज ही खत्म हो जाती, बाई रुहाई ने कहा। आपका स्वागत है, शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन दादाजी बाय, आपके शरीर के अंदर उस महाशक्ति के पीछे की कहानी क्या है? ये 10 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है, बाई रुहाई ने समझाया। लगता है उत्तरी अमेरिका से महाशक्तियों का इस्तेमाल करने वालों का एक समूह भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराना चाहता था। मैं कुछ दोस्तों के साथ उनसे मिला और हम लड़ पड़े, जिसके परिणामस्वरूप आपसी विनाश हुआ। शिवम की आंखों में ठंडक की एक झलक झलक रही थी। 21वीं सदी में भी लोग भारत को निशाना बना रहे थे। अगर फैंग परिवार शामिल होता तो कोई भी हिडन एलिमेंट इन उत्तरी अमेरिकी महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं को जिंदा वापस लौटने से रोक सकता था। लेकिन दादाजी बाय, आपकी चोटों में देरी नहीं हो सकती। आपका वर्तमान डॉक्टर बहुत अक्षम है। आप जो दवा ले रहे हैं वह केवल लक्षणों का इलाज करती है, मूल कारण का नहीं। इससे देर सवेर समस्याएं पैदा होंगी ही। छोटे फैंग, बेतहाशा मत बोलो। बाई रुहाई का मुंह फड़क उठा। वह कीमियागर भारत के प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में प्रसिद्ध था। हालांकि शिवम के शब्दों में वह अचानक अक्षम हो गया, जिससे कीमियागर को इतना गुस्सा आ सकता था कि वह उसे थप्पड़ मार दे। मैं सच बोल रहा हूं, शिवम ने कहा। एक बात बता दूं, मैं कुछ दिनों में कीमिया का क्रैश कोर्स करूंगा और तुम्हारी चोटों का इलाज करूंगा। मैं पूरी तरह ठीक होने की गारंटी देता हूं। ये कहकर फैंग जुयू एरगोजी के साथ शान से चला गया। बाई यू और बाई रुहाई ने एक दूसरे को देखा। कीमिया का क्रैश कोर्स? क्या उसे लगता था कि कीमियागर बनना इतना आसान है? भारत में केवल 3 लोग ही कीमियागर की उपाधि के हकदार थे, और यहां तक कि उन्नत कीमियागर भी बहुत दुर्लभ थे। अगर कुछ ही दिनों में सीखना संभव होता तो वे सभी लोग जिन्होंने दशकों से कोई प्रगति नहीं की, पूरी तरह से असफल हो जाते, है ना? सिस्टम, क्या आसपास कोई है? नहीं गुरु, निश्चिंत रहें, यहाँ गुही के अलावा किसी इंसान के होने का कोई निशान नहीं है, जियाओई ने जवाब दिया। वाह! शिवम आगे हवा में उड़ गया और पहाड़ की चोटी से गायब हो गया। युवा गुरु फिर से गायब हो गए हैं। शिवम के गायब होते ही गुही वहीं प्रकट हो गया जहां वह खड़ा था, हैरान और उलझन में, क्योंकि उसे आसपास कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हो रहा था। युवा गुरु के तरीके वाकई रहस्यमय हैं। गुही के चेहरे पर कोई असंतोष नहीं था। उसके लिए फैंग परिवार के रहस्यों की रक्षा करना उसके मिशन का हिस्सा था। वह पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और हमेशा की तरह शिवम के फिर से प्रकट होने का इंतजार करने लगा। ... निर्देशक, आप फिर से यहाँ हैं। शिवम के सुपर गॉड अकादमी में कदम रखते ही भिक्षु चौकीदार उसके बगल में साए की तरह प्रकट हो गया। हाँ, बहुत समय हो गया है गुरु। हालांकि ये प्राणी रोबोट थे, लेकिन चौथे स्तर की सभ्यता के रोबोट बेहद उन्नत थे। उनकी शारीरिक बनावट मानव हाड़ मांस के समान थी, बस फर्क इतना था कि उनकी जीवन गतिविधियां मस्तिष्क से नहीं, बल्कि उनके सिर में लगे चिप से नियंत्रित होती थीं। इसलिए इन हाड़ मांस के प्राणियों के साथ शिवम उन्हें ठंडी, बेजान मशीनों की तरह नहीं समझ सकता था। निर्देशक, आज कौन सा कोर्स करने की योजना बना रहे हैं? ओह, मैं शिक्षक याओ चेन से कुछ कीमिया सीखना चाहता हूँ, शिवम ने कहा। शिक्षक याओ चेन पिल टॉवर पर हैं। कृपया बेझिझक आइए, निदेशक। चौकीदार भिक्षु ने शिवम को आदरपूर्वक प्रणाम किया और पत्तों से ढके अकादमी चौक की सफाई जारी रखी। अकादमी चौक पर कई नीले प्रकाश के गोले थे। ये गोले सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, विशाल सुपर गॉड अकादमी पृथ्वी से भी बड़ी थी। इसे पैदल पार करने में युगों लग जाएंगे।
ये वृत्त अकादमी की टेलीपोर्टेशन प्रणाली थे। अपनी मंजिल चुनकर आप तुरंत संबंधित भवन में पहुंच सकते थे। पिल टावर की ओर शिवम एक वृत्त में कदम रखा। तुरंत एक नीली रोशनी ने उसे घेर लिया और अगले ही पल वह एक भव्य आलीशान इमारत के सामने प्रकट हुआ। वाह, ये पिल टावर है। शिवम ने बादलों को चीरती हजारों मीटर ऊंची विशाल संरचना की ओर देखते हुए कहा। निर्देशक, क्या आप यहाँ कीमिया सीखने आए हैं? शिवम के पीछे से एक आवाज आई। याओ चेन की चरम शक्ति लड़ाकू संत से आधा कदम की दूरी पर थी, और हालांकि शिवम को यह नहीं पता था कि दुखी हुई विश्व की शक्ति इस विश्व की तुलना में कैसी है। याओ चेन की शक्ति व्यवस्था निस्संदेह एक दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता की थी, शायद उसके पिता से भी अधिक शक्तिशाली। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी शिवम के पीछे तैर रहा था, जिससे एक गहरी अथाह शक्ति झलक रही थी। याओ चेन पूरे सुपर गॉड अकादमी में सर्वोच्च श्रेणी के कीमिया शिक्षक थे। कीमिया सीखने के इच्छुक अन्य छात्रों को निचले स्तर के अज्ञात कीमियागरों द्वारा सिखाई गई बुनियादी बातों से शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन निदेशक होने के नाते शिवम के पास स्वाभाविक रूप से कुछ विशेषाधिकार थे। वह पूरी सुपर गॉड अकादमी में से किसी भी शिक्षक को चुन सकता था। हाँ, मुझे उम्मीद है कि शिक्षक याओ चेन मेरा अच्छा ख्याल रखेंगे, शिवम ने कहा। आप बहुत दयालु हैं, निदेशक। हालांकि चूंकि आपने पहले कभी कीमिया नहीं सीखी है, इसलिए मैं आपके लिए बुनियादी बातों से शुरुआत करता हूँ। याओ चेन ने इशारा किया और पिल टॉवर की पहली मंजिल खुल गई। कृपया, निदेशक। शिवम पिल टॉवर के दरवाजे में दाखिल हुआ और गोलियों की एक तेज सुगंध उसके नथुनों में भर गई। पहली मंजिल पर तरह तरह के मेडिसिन ट्राइपॉड लगे हुए थे, कुछ छोटे और खूबसूरत तो कुछ बोल्ड और प्रभावशाली। कीमिया के लिए सबसे पहले एक अच्छे मेडिसिन ट्राइपॉड की जरूरत होती है। एक अच्छा ट्राइपॉड न सिर्फ सफलता की दर बढ़ाता है, बल्कि गोली की गुणवत्ता भी बेहतर बनाता है। याओ चेन ने शिवम को बुनियादी बातें सिखाना शुरू किया। उसके हाथ के एक झटके से एक गोली भट्टी से सफेद लौ की एक लौ उठी। उंगली के हल्के से हिलने से कई औषधीय जड़ी बूटियां भट्टी में गिरी और जल्दी ही क्रिस्टलीय मेडिसिन लिक्विड की कुछ बूंदों में भून गईं। मेडिसिन लिक्विड तेजी से घूमने लगा और धीरे धीरे एक गोली में संघनित हो गया। याओ चेन के सटीक नियंत्रण में सतह पर गोलियों के पैटर्न दिखाई देने लगे और हवा में एक गहरी खुशबू फैल गई। निर्देशक, ये पूरी कीमिया प्रक्रिया है। हर चरण जरूरी है। अभ्यास से महारत हासिल होती है और अब आप इसे आजमा सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, याओ चेन ने निर्देश दिया। पिल टॉवर से कुछ ही दूरी पर एक विशाल मेडिसिन गार्डन था। एक कृत्रिम तारे के प्रकाश और ऊर्जा की बदौलत वहां अनगिनत कीमती जड़ी बूटियां उगईं। बस अफसोस की बात यह थी कि ज्ञान के अलावा इस विद्या से कुछ भी छीना नहीं जा सकता था। एक गुप्त तत्वज्ञ अपनी ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति का उपयोग करके कीमिया के लिए उच्च तापमान वाली लपटें संघनित कर सकता था, लेकिन शिवम की वर्तमान शक्ति अपर्याप्त थी। उसे प्रज्वलन के लिए बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ा। तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपनी जैविक धारा और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। दुर्भाग्य से कीमिया की प्रक्रिया इतनी सहज नहीं लग रही थी। जड़ी बूटियों से औषधि द्रव का सार निकालने के चरण में भी उसे संघर्ष करना पड़ा। वाह, एक और कीमती जड़ी बूटी औषधि तिपाई पर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। माफ करना गुरु याओ चेन, मैंने फिर से गलती कर दी। निर्देशक महोदय, कीमिया स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण है। खुद को दोष मत दीजिए, हम कोशिश करते रह सकते हैं, याओ चेन ने स्नेहपूर्वक सांत्वना दी। चूंकि आप ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। आत्मविश्वास से भरपूर शिवम तेजी से औषधि क्षेत्र की ओर चल पड़ा और लापरवाही से एक और जड़ी बूटी उठा ली। घंटों अभ्यास के बाद वह पहले ही एक छोटा सा टुकड़ा खत्म कर चुका था। अरे, ये 2000 साल पुरानी ड्रैगन बियर्ड ग्रास है। याओ चेन का दिल टूट गया, ये जानते हुए कि हालांकि कृत्रिम तारे ने पौधों की वृद्धि को तेज कर दिया था, लेकिन ये तुरंत नहीं हुआ था। अरे यार, फिर से असफल हो गया। मुझे फिर से कोशिश करने दो। 1500 साल पुराना बैंगनी पंखुड़ी वाला फूल। अजीब बात है, क्या आग बहुत तेज थी। ये पल भर में जलकर राख हो गया। फैंग जुएयू ने निराश होकर औषधि तिपाई से जले हुए अवशेषों को फेंक दिया और औषधि क्षेत्र की ओर भागा। 1700 साल पुरानी ड्रैगन फीनिक्स घास। 900 साल पुराना बैंगनी रक्त जिनसिंग। 3200 साल पुरानी ड्रैगन हॉट वाइन। ... निर्देशक महोदय, कृपया दया करें, इन्हें जलाना बंद करो, याओ चेन ने विनती की। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। हालांकि वह एक रोबोट था, फिर भी उसने मानवीय भावनाओं का अनुकरण किया और चिकित्सा क्षेत्र में शिवम की फिजूलखर्ची से सचमुच दुखी था।
अगर वह जड़ी बूटियों के उस ढेर को खुद संभालता तो वह कई विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। लेकिन काले अवशेषों के उस ढेर को अगर धरती के किसी छोटे से बगीचे में डाल दिया जाए तो वह जल्द ही उपजाऊ जमीन में बदल जाएगा। कोई बात नहीं, इतना बड़ा बगीचा है, मैं और अभ्यास कर सकता हूँ। शिवम ने अपनी फिजूल खर्ची की प्रतिभा को पूरी तरह से अपनाया। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास सामग्री खत्म हो गई तो मैं अपने पिताजी को और सामग्री भेजने के लिए फोन करूंगा। अरे, तो फिर कृपया आगे बढ़ो। पूरी सुपर गॉड अकादमी की नींव फांग हुआई ने रखी थी। एक उच्च बुद्धि वाली बायो मशीन होने के नाते याओ चेन को अच्छी तरह पता था कि फांग हुआई के पास कितनी संपत्ति है। भले ही शिवम सभी कीमती जड़ी बूटियां खत्म कर दे, वे हमेशा और खरीद सकते थे। 2.5 दिनों के गहन अभ्यास के बाद शिवम ने आखिरकार कुछ तकनीकें सीख ली। निष्कर्षण, संघनन और गोली बनाने की प्रक्रियाएं एक एक करके आसानी से पूरी हो गईं। जब औषधि भट्टी में पहली पूरी गोली दिखाई दी तो याओ चेन कृतज्ञता के आंसू बहाए। आखिरकार शिवम को अब नर्सरी में बेचारी जड़ी बूटियों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि शिवम ने पिछले कुछ दिनों में अपना ज्यादातर समय सुपर गॉड अकादमी में बिताया, अपनी इंटर्नशिप के अलावा फिर भी दिन में कुत्ते को टहलाने की अपनी आदत को बनाए रखा। ऐसा लग रहा था कि अपनी सेहत की वजह से वह बाई रुहाई को उनके घर पर नहीं देख पाया था। शिवम को पता था कि बाई रुहाई कहाँ रहती है, वे दोनों एक दूसरे के काफी पास रहते थे। शिवम को उसका विला तो मिल गया, लेकिन बाई रुहाई घर पर नहीं थी। वहां सिर्फ सफाई का काम करने वाली एक नौकरानी थी। आसपास पूछताछ करने पर उसे पता चला कि बाई रुहाई का बेटा उसे उसी रात ले गया था जिस रात उसकी पुरानी चोट फिर से उभरी थी, और उसने कहा था कि उसने बाई रुहाई के इलाज के लिए एक बहुत ही कुशल डॉक्टर को बुलाया है। अच्छा, अगर वह यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे भी उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया होगा। शिवम मन ही मन हंसा। उन्होंने उसे मदद के लिए नहीं बुलाया था और वह खुद को भी तो नहीं बुला सकता था, है ना? एरगोजी, चलो वापस चलते हैं। शिवम ने एरगोजी के कंधे पर थपथपाया। वूफ, एरगोजी ने समझदारी से सिर हिलाया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने बाय यू को इस दिशा में आते देखा। हालांकि वह आज चिंतित दिख रही थी। क्या बाई रुहाई को फिर से कुछ हो गया है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाय यू शिवम को वहां देखकर हैरान रह गई। उस दिन बाई रुहाई को वापस ले जाने के बाद उसकी हालत अपेक्षाकृत स्थिर रही, लेकिन परिवार अच्छी तरह जानता था कि उसकी चोटों के बढ़ने की आवृत्ति बढ़ रही थी। अगर वे चोट को पूरी तरह से ठीक करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए तो यह और भी खतरनाक हो सकती थी। उसके पिता बाईशुन ने बाई रुहाई की चोट का इलाज करने के लिए एक अन्य प्राचीन मार्शल परिवार से एक कीमियागर बनने की कगार पर खड़े कीमिया गुरु को आमंत्रित करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि उस गुरु ने एक हास्यास्पद मांग की, बदले में बाई परिवार से एक पारिवारिक विरासत की मांग की। बहुत पहले बाई परिवार ने थोड़े से भाग्य से एक कीमियागर को जन्म दिया था जिसने एक उत्कृष्ट औषधि तिपाई प्राप्त की थी। ऐसा लग रहा था कि कीमियागर को इसकी भनक लग गई थी और उसने अपनी सहायता के बदले औषधि तिपाई की मांग की। ये औषधि तिपाई एक पुश्तैनी विरासत थी। बाई रुहाई इसे कैसे छोड़ सकती थी? लेकिन बाईशुन ने कुछ और ही सोचा। उनकी कीमियागिरी तकनीक बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी। औषधि तिपाई होने का भी कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं था। हालांकि आजकल भी अच्छी संख्या में कीमियागर थे, लेकिन उनके छात्रों के प्रवेश के मानक बहुत कड़े थे। कीमियागिरी उनका व्यापारिक रहस्य था और वे अपने छात्रों को बिना किसी शर्त के नहीं सिखाते थे। ऐसी परिस्थितियों में बाई परिवार के लिए इस पुश्तैनी खजाने को विरासत में देने के लिए एक कीमियागर को जन्म देना और भी अवास्तविक था। एक दिन विचार विमर्श के बाद बाईशुन ने अपने पिता को बताए बिना गुप्त रूप से कीमियागर को आमंत्रित करने का फैसला किया। बाई रुहाई बहुत पहले ही परिवार के मुखिया के पद से हट चुके थे और अपने जीवन के अंतिम वर्षों का आनंद लेने के लिए सेंट्रल विला में रह रहे थे। औषधि तिपाई उसी विला में रखी थी जहां वे रहते थे और बाई यू उसे लेने आए थे। मैंने हाल ही में कीमिया सीखी है, इसलिए मैंने सोचा कि दादाजी बाई का हालचाल पूछूं और उनकी चोट को पूरी तरह ठीक कर दूं। तुमने 2 दिन में कीमिया सीख ली। बाई यू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। 2 दिन में तो कोई औषधियों के गुणों को भी पूरी तरह समझ नहीं सकता, कीमिया का अभ्यास तो दूर की बात है। एक कीमियागर के लिए भी इसके लिए दशकों के संचय और अनुभव की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? शिवम ने बाई यू के हाव भाव देखे और समझ गया कि वह क्या सोच रही है। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने कीमिया का एक क्रैश कोर्स किया है। अगर तुम्हें पता होता कि मेरे गुरु कौन है तो तुम्हारे चेहरे का वह भाव बदल जाता। तुम्हारा गुरु कौन है?
बाई यू ने सहज भाव से पूछा, लेकिन तुरंत पछताया। भले ही उसका गुरु 3 मौजूदा कीमिया गुरुओं में से एक था, फिर भी उसे सिर्फ 2 दिनों में कीमिया सिखाना नामुमकिन था, है ना? मेरे गुरु याओ चेन हैं, जिन्हें आदरणीय औषधि गुरु के नाम से जाना जाता है। पागल, बाई यू ने गाली दी। उसे लगा कि एक भ्रमित बच्चे के साथ यह बेतुकी बातचीत करना जरूर पागलपन होगा। उसने ये दावा क्यों नहीं किया कि सम्राट यान जियाओ यान ने उसे अपनी मार्शल आर्ट सिखाई थी। अरे, तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? शिवम तुरंत नाराज हो गया। मैं तुम्हारे दादाजी की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम इसकी कद्र नहीं करते। बेवकूफ, बाई यू ने फिर गाली दी और शिवम को नजरअंदाज करते हुए सीधे विला के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाई यू एक चौकोर डिब्बा लिए बाहर आई, जिसमें कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज थी। मेजबान, वह युवती जो ले जा रही है वह एक औषधि तिपाई है। सिस्टम ने अचानक कहा। ये औषधि तिपाई जानी पहचानी लग रही है। क्या तुमने इसे पहले देखा है? ओह, ठीक है, यह मेडिसिन ट्राइपॉड तुम्हारे पूर्वज ने छोड़ा था। सिस्टम को अचानक याद आया। पृथ्वी छोड़ने से पहले उन्होंने एक बच्चे को अपना शिष्य बनाया था, लेकिन उसे केवल कुछ महीनों तक पढ़ाया था। उस बच्चे का उपनाम बाई लगता था। क्या संयोग है? फैंग जुयू थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसका बाई परिवार से कोई नाता जरूर था। वह यूं ही चुपचाप खड़ा तो नहीं रह सकता था। आखिरकार उसके पूर्वज के शिष्यों के वंशजों को उसकी मदद की जरूरत थी। अरे बाई यू, क्या तुम उसे पहचानती हो? क्या है? शिवम ने अपनी जेब से एक गोली निकाली। इस गोली को उपवास की गोली कहा जाता था और इसे लेने का मतलब था कि व्यक्ति को लगभग 1 महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि एर्गोजी बहुत खाता था और साधारण खाना उसका पेट नहीं भर सकता था। इसलिए शिवम को ज्यादा खर्च करना पड़ा और उसे उपवास की गोलियां खिलानी पड़ी। जब बाई यू ने देखा कि शिवम अभी भी इधर उधर घूम रहा है, तो वह उसे डांटना चाहती थी, लेकिन जब उसकी नज़र उसके हाथ में उपवास की गोली पर पड़ी, तो उसकी नज़र बदल गई। हालांकि वह कीमिया का अभ्यास नहीं करती थी, लेकिन कम से कम उसने इसे होते तो देखा था। ये गोली चिकनी और भरी हुई थी, जिस पर जटिल पैटर्न थे जो प्रसिद्ध कीमिया गुरुओं द्वारा बनाए गए डिजाइनों से मिलते जुलते थे। दान रेखाएं, कीमिया गोलियों की सबसे विशिष्ट विशेषता। कुछ कीमियागर औषधि का सार निकालकर उसे गोलियों में संघनित कर सकते थे, लेकिन उनकी गोलियों से दान रेखाएं नहीं बनती थीं और उनकी प्रभावकारिता जमीन आसमान एक कर देती थी। लेकिन चाहे किसी भी प्रकार की हो, गोली चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हो, सिर्फ एक कीमियागर ही बना सकता है। क्या ये गोली है? बाई यू ने पूछा। अरे, और क्या होगा, एक बूग। तुम्हें ये कहाँ से मिली? मैंने चुराई है, शिवम ने झुंझलाकर जवाब दिया। वह मदद करने आया था, फिर भी उसे पागल कहा गया। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, ठीक है। लोग उसकी मदद मांगते थे, न कि कोई और। उसके साथ ऐसा व्यवहार कब हुआ था? वह मुड़ा और चला गया, जाते जाते उपवास की गोली एर्गोजी के मुंह में डाल दी। एर्गोजी ने संतुष्ट होकर चबाया, जोर से डकार ली और संतुष्ट भाव दिखाया। तुम सच में अपने कुत्ते को गोलियां खिलाते हो? बाई यू इतनी गुस्से में थी कि वह शिवम को मार सकती थी। बाजार में मिलने वाली कोई भी गोली अनमोल होती है, फिर भी वह उसे कुत्ते के खाने की तरह इस्तेमाल करता था। क्या मैंने तुम्हारे परिवार की सामग्री इस्तेमाल की? क्या मैंने तुम्हारे परिवार के मेडिसिन ट्राइपॉड का इस्तेमाल किया? क्या मैंने आपके परिवार की गैस का इस्तेमाल किया? फॉन्ग जुएयू ने पलटकर उत्तेजक लहजे में कहा, मैंने खुद गोलियां बनाई और उन्हें कुत्ते को खिला दिया, तो क्या इससे कोई समस्या हो गई? अलविदा। फैंग जुएयू ने हाथ हिलाया। हालांकि बाई यू काफी आज्ञाकारी थी, लेकिन वह थोड़ी लापरवाह लग रही थी और उसका स्वभाव थोड़ा उग्र था, शायद वह शादी नहीं करने वाली थी। फैंग जुएयू, जरा रुको। बाई यू ने उसे जीवन रेखा की तरह थाम लिया। भले ही फैंग जुएयू असल में कीमिया कर पाता हो या नहीं, लेकिन कम से कम वह किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर जानता था जो कर सकता था। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमने मुझे पागल नहीं कहा? मैं अब जा रही हूँ। माफ करना, मैं पहले बहुत ज्यादा बेचैन थी, मैं बस अपने दादाजी को बचाने के लिए उत्सुक थी। बाई यू जल्दबाजी में रोने लगी। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, रो मत। फैंग जुएयू लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता था, भले ही बाई यू ज्यादा पसंद करने लायक ना हो। क्या आप उस कीमियागर से मेरे दादाजी को बचाने के लिए कह सकते हैं? चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम बातचीत कर सकते हैं। बाई यू जानती थी कि एक कीमियागर की मदद की सफलता दर एक साधारण कीमियागर की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे शिक्षक को दखल देने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ, शिवम ने आत्मविश्वास से कहा।
बाई रुहाई की छोटी सी चोट सिर्फ एक साधारण बॉडी टेम्परिंग पिल से ठीक हो सकती थी। पिल के ग्रेड के अनुसार ये पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक की हो सकती थी, और बॉडी टेम्परिंग पिल तो सिर्फ पहली कक्षा की गोली थी। उन गोलियों और औषधीय अवयवों के गुण जियाओ यी की मदद से शिवम के दिमाग में बैठ गए थे। याओ चेन के 2.5 दिनों के मार्गदर्शन के बाद उसका सैद्धांतिक आधार और व्यावहारिक संचालन कौशल लगभग दूसरी कक्षा के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गया था। एक बार जब वह हिडन एलिमेंटर बन गया तो वह तीसरी श्रेणी की गोलियों को भी परिष्कृत कर सकता था, और इतनी मामूली बॉडी टेम्परिंग गोली उसके लिए कुछ भी नहीं थी। हालांकि ये शब्द बाई यू को लगभग असंभव लग रहे थे। उसे लगा कि शिवम उससे नाराज है और अपने गुरु से मदद मांगने को तैयार नहीं है। शिवम, मैं तुमसे अपने दादाजी की मदद करने की विनती करती हूँ। ये कहते ही उसके चेहरे पर फिर से आंसू बहने लगे। ठीक है, रो मत। शिवम सचमुच अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर था। लो, मैं तुम्हारे साथ पहले तुम्हारे दादाजी से मिलने जाऊंगा। अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपने गुरु को ढूंढ लूंगा। क्या ये ठीक है? सच में बाई यू जानती थी कि ऐसा कोई कीमिया गुरु आसानी से नहीं आएगा, लेकिन शिवम ने ये कहा तो कम से कम यह आशा की एक किरण तो थी। क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा जब मैं मिनटों में अरबों लोगों को हिला सकता हूं? सोचने के बाद बाई यू को एहसास हुआ कि शिवम की बातें सही थीं, उसे धोखा देने का कोई फायदा नहीं था, और इसके अलावा इतने पैसे के साथ उसे उनके परिवार के खिलाफ कोई साजिश रचने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्दी करो, चलो तुम्हारे दादाजी को जल्दी देख लेते हैं ताकि मैं जल्दी वापस आ सकूं। शिवम ने आग्रह किया। ठीक है। कुछ ही दूरी पर एक लाल रंग की मासेराटी कार पार्किंग में खड़ी थी। यह शायद बाई यू की आम कार थी, और एक प्राचीन मार्शल परिवार के सदस्य होने के नाते उनका भौतिक जीवन काफी अच्छा था। बाई यू ने उसे बताया कि ये प्राचीन मार्शल परिवार महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं की तरह खुद को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं कर सकते थे। उनका अस्तित्व बहुत गुप्त था और आम लोग आसानी से उनके संपर्क में नहीं आ सकते थे, इसलिए वे शहरी इलाकों से बहुत दूर रहते थे। बाई परिवार की जागीर सेंट्रल शहर से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा उत्तर में थी, जो ज्यादातर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जिससे उसे एक अलौकिक एहसास मिलता था। हालांकि लेडिनिक परिवार या रोथस्चाइल्ड परिवार जितना भव्य नहीं, बाई परिवार की जागीर काफी बड़ी थी। दूर से ही शिवम को कई शक्तिशाली आभाएं महसूस हो रही थीं। मेजबान, यहाँ 6 फोर्स ट्रांसफॉर्म मार्शल आर्टिस्ट हैं, बाकी तो नगण्य हैं, जिनकी युद्ध शक्ति केवल 5 अंक है। हाँ, ये लेडिनिक परिवार से कहीं कमतर है। शिवम ने उपहास किया। ये प्राचीन मार्शल परिवार श्रेष्ठता और रहस्य का दिखावा करते थे, लेकिन उनके पास सीमित संसाधन थे। सैन्य शक्ति के मामले में बाई परिवार रोथस्चाइल्ड परिवार का 10वां हिस्सा भी नहीं था। बाई यू के मार्गदर्शन में शिवम ने आसानी से बाई परिवार के मुख्य आंगन में प्रवेश किया। वे भूलभुलैया जैसे रास्तों से गुजरते हुए पूरी जागीर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। यहाँ एक पुराना आंगन था, जहाँ कई अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं इधर उधर टहल रहे थे। उनके अलावा एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आभा किसी अलौकिक शक्ति की तरह थी, ध्यान में बैठा था। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ, बाई यू ने पुकारा। क्या आप इसे लाए हैं? बाई शुन जल्दी से वहां पहुंचा। बाकी 2 अधेड़ उम्र के लोग कुछ बाई शुन जैसे ही लग रहे थे, शायद उसके कुल के भाई। लाए हैं। बाई यू ने जल्दी से मेडिसिन ट्राइपॉड वाला डिब्बा उसे दे दिया। वाह! बाई शुन ने मेडिसिन ट्राइपॉड लिया और एक पल के लिए फैंग जुएयू की तरफ देखा, फिर पूछा, जियाओयू, ये कौन है? ओह पिताजी, ये वही है जिसे मैंने बुलाया था। एक कीमियागर। बाई यू शुरू में कीमियागर कहना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि बाई शुन उसे पागल समझेगी। बकवास। बाई शुन ने तुरंत अपनी दाढ़ी उड़ाई और तीखी नजरों से देखा, आलोचना करते हुए कहा, बाई परिवार की हवेली ऐसी जगह नहीं है जहां बेवजह लोगों को लापरवाही से लाया जा सके। ठीक है मिस्टर बाई, ये बस एक युवक का झांसा है। मिस बाई जवान है और यह उसका भोला होना स्वाभाविक है, लेकिन अभी इन तुच्छ बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है। मेरा सुझाव है कि हम श्री बाई की चोटों के इलाज पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान कर रहे बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। उसकी आभा काफी शक्तिशाली थी और संभवतः उसके पास मार्शल आर्ट का बल परिवर्तन स्तर था। मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। बाई शुन ने बाई यू को घूरा, फिर सम्मानपूर्वक बूढ़े व्यक्ति को डिब्बा दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने डिब्बा ले लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए लालच की झलक दिखाई दी। उसने ध्यान से डिब्बा खोला तो उसमें 20 सेंटीमीटर ऊंचा एक काला मेडिसिन ट्राइपॉड दिखाई दिया, जिस पर जटिल आकृतियां बनी थीं। वह काफी पुराना लग रहा था। मास्टर हूँ, आपने जो मांगा था वह हम ले आए हैं।
क्या अब तुम मेरे पिता के लिए औषधि बनाना शुरू कर सकते हो? बाई शुन ने पूछा। हम, मास्टर हु के नाम से मशहूर कीमियागर ने सिर हिलाया। लेकिन आप नियम जानते हैं, आप सभी औषधीय सामग्री उपलब्ध कराते हैं, मैं केवल कीमियागिरी करता हूं और मैं सफलता दर के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ, मैं समझ गया। बाई शुन ने विनम्रता से सिर हिलाया, कीमियागिरी के क्षेत्र में यही नियम था। औषधीय सामग्री लाओ। बाई शुन ने आंगन में आवाज लगाई। कुछ ही देर में बाई परिवार के कई सदस्य औषधीय जड़ी बूटियों से भरी एक ट्रे लेकर आए, जिनमें जिनसेंग और गैनोडर्मा शामिल थे, जो आम जनता के लिए प्रसिद्ध थे, साथ ही कुछ विदेशी और रंग बिरंगे पौधे भी। कीमियागरों के पास औषधियां बनाने की विशेष तकनीकें होती हैं और मंत्र को समझे बिना सिर्फ देखकर कुछ नहीं सीखा जा सकता था, इसलिए मास्टर हु ने निडर होकर सबके सामने औषधियां बनाना शुरू कर दिया। कीमियागिरी के उपकरण तैयार थे और उन्होंने औषधि तिपाई को आग पर रख दिया और उसमें जड़ी बूटियां एक एक करके ऐसे मिलाई मानो वह कोई बर्तन में स्टू पका रहा हो। यह तकनीक तो बहुत ही आदिम लगती है, शिवम सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। तुलनात्मक रूप से याओ चेन की कीमिया तो बहुत ही शानदार थी। एक सफल कीमियागर सुगंधित सुगंध से घिरी औषधियां बनाता है, लेकिन इस अपरिष्कृत तकनीक के तहत एक दुर्गंध पूरे आंगन में जल्दी ही फैल जाती है। उफ! शिवम उबकाए लेने से खुद को नहीं रोक पाया। कई जोड़ी आंखें तुरंत शिवम पर टिक गईं। हालांकि उन्हें भी यह गंध अप्रिय लगी, लेकिन किसी ने भी इसे जाहिर नहीं किया, क्योंकि इससे कीमियागर का अपमान और अपमान होता। लेकिन इस अजनबी ने खुलेआम इतना अनादर दिखाया। बस करो, शिवम अब खुद को रोक नहीं सका। तुम इस हुनर से खुद को कीमियागर कह रहे हो? क्या तुम मल का बर्तन बना रहे हो? अरे बदमाश, क्या बकवास कर रहे हो? फेंग जुएयू की बातें सुनकर बाई यू के चाचा बाई हे अब अपना आपा नहीं खो बैठे। इस तथाकथित मास्टर हु का असली नाम हुयिन था, जो वर्तमान में 63 वर्ष के हैं। वे न केवल गुप्त शक्ति के शिखर पर एक गुरु थे, बल्कि एक शीर्ष कीमियागर बनने की दहलीज पर भी पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि जन्मजात गुरुओं वाले परिवार भी उनका बहुत सम्मान करते थे और बाई परिवार से भी कहीं अधिक शक्तिशाली कई परिवारों में उन्हें पूजनीय माना जाता था। हुयिन से औषधियां बनवाने के लिए बाई परिवार ने भारी कीमत चुकाई थी, यहाँ तक कि अपनी पारिवारिक विरासत भी दे दी थी। अगर इस रहस्यमय व्यक्ति ने इसे बर्बाद कर दिया, तो उनका नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा ऐसा कहा जाता था कि मास्टर हु का स्वभाव बहुत खराब था और वे संकीर्ण सोच वाले थे। अगर वे बाई परिवार से कोई द्वेष रखते, तो परिणाम अकल्पनीय होते। बाई परिवार में केवल बाई यू के पिता बाई शुन और उनके दादा बाई रुहाए ही फोर्स ट्रांसफॉर्म के साथ मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उभरे थे। बाई हे हिडन फोर्स के शिखर पर होने के कारण फोर्स ट्रांसफॉर्म में खुद को तोड़ने के करीब था। अगर वह लड़ने लगता तो 100 बलवान भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। शिवम को और बकवास करने और हुयिन की कीमियागिरी में खलल डालने से रोकने के लिए बाई हे का रूप एक खूंखार बाघ की तरह पहाड़ से नीचे शिवम की ओर दौड़ा। दूसरे अंकल, ऐसा मत करो। शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन बाई यू जानती थी कि शिवम एक सच्चा फोर्स ट्रांसफॉर्म मास्टर था। हालांकि बाई हे हिडन फोर्स के 9वें स्तर पर था, फिर भी फोर्स ट्रांसफॉर्म मास्टर के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। बाई हे सोच भी नहीं सकता था कि बाई यू के शब्द उसके सामने खड़े युवक के बजाय उसके लिए चिंता से प्रेरित थे। मास्टर, क्या आपको मेरी जरूरत है? गू यी की आवाज शिवम के कानों में गूंजी। जरूरत नहीं, ये तो बस एक गुप्त शक्ति का अभ्यासी है। अगर तुम्हारा गुरु इतना कचरा नहीं संभाल सकता, तो यहाँ वहां घूमने का क्या मतलब है? संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक से शिवम ने न सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति, गति, तंत्रिकाओं और इंद्रियों को बढ़ाया था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका जीवन सार भी रूपांतरित हो गया था। अगर बाई ही एक बल परिवर्तन गुरु भी होता, तो भी वह उसके सामने टिक नहीं पाता। चलो मैं तुम्हें वह हस्तरेखा तकनीक दिखाता हूं जो मैंने पिछले 2 दिनों में सुपर गॉड अकादमी में सीखी है। शिवम 2 कदम पीछे हटा और एक जटिल हस्तरेखा बनाई। आश्चर्यजनक रूप से उसकी मांसपेशियों और हड्डियों से एक अजगर की दहाड़ की आवाज गूंजी। 18 हथेलियों को वश में करने वाला अजगर। शिवम की हथेलियों के बीच से एक अजगर के आकार की जैविक धारा निकली। उस क्षण वह सचमुच एक भयानक विशाल अजगर में बदल गया। क्या आंतरिक शक्ति को बाहरी रूप से प्रक्षेपित कर रहा है? सिर्फ बाह्य ही नहीं, हर कोई दंग रह गया था। आंतरिक शक्ति का बाह्य प्रक्षेपण एक ऐसी तकनीक थी जो केवल जन्मजात गुरुओं के पास ही होती थी। क्या ये युवक, जो उनके साथ धोखेबाजों जैसा व्यवहार करता था, वास्तव में एक जन्मजात गुरु हो सकता है? धमाका! जैविक धारा सीधे बाई हे की छाती पर लगी। पसलियों के टूटने की आवाज के साथ एक चीख भी निकली जब वह दूर जा गिरा।
आंगन के पत्थर के खंभों से टकराया, असहाय होकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। आह! गुरु कियाओ फेई के 18 हथेलियों के ड्रैगन को वश में करने की तुलना में मैं अभी भी बहुत दूर हूं। शिवम ने निराशा में अपना सिर हिलाया। कियाओ फेई द्वारा 18 हथेलियों के ड्रैगन को वश में करने की क्रिया ने एक सुनहरे ड्रैगन के आकार की सच्ची क्यूई को बुलाया। लेकिन ऐसी तकनीक को करने के लिए ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे शिवम कम से कम कुछ महीनों तक हासिल नहीं कर सका। क्या आपकी भतीजी ने आपको हमला न करने के लिए नहीं कहा था, या आप समझ ही नहीं पाए? शिवम ने एक ची पुनःपूर्ति गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। प्राचीन मार्शल जगत में आंतरिक शक्ति को बाहरी रूप से प्रक्षेपित करना जन्मजात गुरुओं की पहचान थी। हालांकि ये सिद्धांत शिवम पर लागू नहीं होता था। जैविक धाराओं का उनका प्रयोग उन्होंने चौथे स्तर की सभ्यता से सीखा था, जिसकी तुलना पृथ्वी की पिछड़ी साधना प्रणाली से नहीं की जा सकती। फिर भी जैविक धाराओं का बाहरी प्रक्षेपण शिवम के लिए काफी थका देने वाला था, इसलिए उन्होंने खर्च हो चुकी जैविक धाराओं को बहाल करने के लिए ची पुनःपूर्ति गोलियों का सहारा लिया। उनके अंतरिक्ष भंडार में ढेरों गोलियां थीं और वे बिना किसी चिंता के उनका सेवन करते रहे। क्या आप जन्मजात गुरु हैं? ये दृश्य देखकर बाईशुन ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया। हालांकि शिवम अविश्वसनीय रूप से युवा दिखते थे, लेकिन ऐसी अफवाह थी कि कुछ गुरु जो जन्मजात अवस्था को पार कर जाते हैं, वे अपने रूप को फिर से जीवंत कर सकते हैं। शायद शिवम ऐसे ही एक व्यक्ति थे। नहीं, मैं नहीं हूं, ऐसा मत कहो। शिवम ने तुरंत इनकार कर दिया। मैं तो बस एक साधारण हाई स्कूल का छात्र हूं, वो जन्मजात गुरु नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। ओह! बाईशुन के पास शब्द नहीं थे। पिताजी, याद है मैंने कहा था कि दादाजी की चोट को स्थिर करने वाले गुरु वही थे। बाईयू को आखिरकार बोलने का मौका मिल गया। आपने पहले क्यों नहीं कहा? बाईशुन फूट फूट कर हंसी। बाई रुहाई की चोट को कम करने के लिए अभ्यासी का कम से कम बल परिवर्तन स्तर या उससे ऊपर का होना जरूरी है। अगर उन्हें ये पहले पता होता तो बाई ये जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते। वरिष्ठ, मुझे माफ करना, मेरा भाई बाई ये पहले लापरवाह था। कृपया इसे दिल पर मत लेना। बाईशुन को इस पल बहुत बुरा लगा। ये सिर्फ एक फोर्स ट्रांसफॉर्म मास्टर नहीं था, यह एक इनेट मास्टर था, है ना? उसे ये भी लगा कि शिवम ने पहले ही संयम बरता था, वरना एक इनेट मास्टर आसानी से एक ही हथेली के वार से बाई को मार सकता था। उसे क्या पता था कि शिवम ने अपनी 80% शक्ति इस्तेमाल कर ली थी। हालांकि वह बाहरी रूप से जैविक धाराएं प्रक्षेपित कर सकता था, लेकिन एक इनेट मास्टर की तुलना में ये कुछ भी नहीं था, जिसकी शक्ति एक शुरुआती स्तर के छिपे हुए तत्व के समान थी। छोड़ो छोड़ो, मैं आज यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया था। शिवम ने कहा, मैं एल्डर बाई से कई बार मिल चुका हूँ। उसकी चोट के बारे में जानने के बाद मैं उसके शरीर से अलौकिक शक्ति को पूरी तरह से हटाने में मदद करने आया हूँ। सचमुच? बाईशुन ने अपनी खुशी जाहिर की। एक जन्मजात गुरु के कदम उठाने से बाई रुहाई की आंतरिक अलौकिक शक्ति जरूर खत्म हो जाएगी। शुक्रिया सीनियर, शुक्रिया सीनियर। अरे, तुम प्राचीन मार्शल परिवार के लोग हमेशा इतनी पुरानी बातें क्यों करते हो? सुधार और खुलेपन को 41 साल हो गए हैं, क्या तुम आधुनिक लोगों की तरह नहीं बोल सकते? ओह! बाईशुन एक पल के लिए अवाक रह गई। उसे लगा कि यह सीनियर थोड़ा सनकी लग रहा है। जो कुछ अभी अभी हुआ था, उसके कारण हु यिन कीमिया पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। औषधि तिपाये में मौजूद सामग्री पहले ही घिनौनी, चिपचिपी गंदगी में बदल चुकी थी, जिसमें जलने की बदबू भरी थी। वरिष्ठ, हु यिन अब जल्दबाजी में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह एक उच्च स्तरीय कीमियागर था, वह एक सहज गुरु को नाराज नहीं कर सकता था। वास्तव में अपनी गुप्त शक्ति शिखर साधना के साथ वह शायद फैंग जुएयू का मुकाबला नहीं कर सकता था। वरिष्ठ, मेरे पिता इस कमरे में हैं। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? बाईशुन को शिवम के इरादों पर यकीन नहीं था। क्या उसे अपनी जन्मजात सच्ची क्यूई का इस्तेमाल करके बाई रुहाई की बर्फ से जुड़ी अलौकिक शक्ति को दूर करने में मदद नहीं करनी चाहिए? जाहिर है, ये कीमिया है। शिवम ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या मैंने कहा था कि मैं एक जन्मजात गुरु हूं? अगर मैं सचमुच एक जन्मजात गुरु होता तो मैं एल्डर बाई को चोट लगने पर ही ठीक कर देता। मैं अब तक इंतजार क्यों करूं? यह है, बाईशुन ने सोचा और उसे लगा कि बात तो सही है। लेकिन अगर वह जन्मजात गुरु नहीं है, तो वह जन्मजात गुरुओं के लिए विशिष्ट तकनीकें कैसे कर सकता है? रुको, क्या उसने अभी अभी कहा था कि वह कीमिया करने जा रहा है? दवाइयां बनाने नहीं, बल्कि कीमिया। हालांकि उसका भारत के 3 कीमियागरों से सामना नहीं हुआ था, बाईशुन जानता था कि वे उसके सामने खड़े इस युवक जैसे नहीं दिखते।
कीमिया मार्शल आर्ट से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 20 की उम्र का एक युवक कीमियागर हो सकता है। फिर भी वह दिखावा नहीं कर रहा था। क्या वह सचमुच कोई बुजुर्ग हो सकता है जो अपना रूप बदलने के लिए अमृत का इस्तेमाल करता है? बुजुर्ग, क्या हमें कुछ तैयार करना चाहिए? बाइशुन, जिसने पहले कभी किसी कीमियागर को काम करते नहीं देखा था, थोड़ा असमंजस में था। कौन बुजुर्ग? मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, शिवम नाराज हुआ, अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला और दिखाया, देखा। मैं 1998 में पैदा हुआ था। मैं कोई प्राचीन दानव नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।